हेलो एवरीवन। आज वाला जो हम लोगों का लेक्चर है ये वाला, इसके अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 और यू कैन ऑल्सो से अध्याय नंबर 6 वैश्वीकरण वाला चैप्टर जो है वो हम लोग जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और लाइन बाय लाइन जो है एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करके एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिनके पास बुक है ऑलरेडी वो अपने साथ साथ में बुक ओपन कर लेंगे। हाइलाइटर या जो भी रेड पेन पेंसिल जो है वो साथ में आप वो कर लेना। जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट कराऊंगा, जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें, उसे आप अंडरलाइन भी कर लेना साथ साथ में। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो जो है फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना गूगल से, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ जाके आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वैश्वीकरण के बारे में। अच्छा, वैश्वीकरण का सिंपल मतलब क्या होता है वो पहले आपको समझा देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। वैश्वीकरण का मतलब होता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वैश्वीकरण को। और वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व को एक एक मार्केट मान के हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी सेलर्स परचेजर हैं, वो पहले क्या होता था, जैसे गांव है तो गांव में हाट लगता है। ठीक है जी, अब हाट या मार्केट जो भी लगता है आपके आसपास गांव में, ठीक है, जो भी बाजार लगता है, तो उस बाजार में लोग क्या करते हैं, सामान खरीदने वाले भी जाते हैं और बेचने वाले भी जाते हैं। तो उस गांव में उसी के आसपास के लोगों जो हैं उन्हीं के द्वारा जो है सामान बेचा जाता है, करेक्ट। लेकिन वैश्वीकरण से, ठीक है जी, वैश्वीकरण से क्या हो गया, पहले क्या होता था ना, हम इंडिया में पूरे रह रहे हैं तो इंडिया का सामान इंडिया के अंदर ही बिकता था। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो विदेशी सामान है वो इंडिया में एंटर नहीं कर सकता था, या विदेशी सामान जो है इंडिया में आके नहीं बेच सकता था। इसके रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था 1991 से पहले। ठीक है, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, उदारीकरण, ठीक है, और वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें जो 1991 में हमारे इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया था, जो हमें पिछले चैप्टर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से क्या हो गया कि अब हम लोग जो इंडिया वाले लोग हैं, जो इंडिया में सामान वगैरह बेच रहे हैं, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी और भी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आप जो कोई भी सामान खरीदते हो, लक्स का लाइफ बॉय साबुन, ठीक है जी, मोबाइल फ़ोन, सैमसंग, एप्पल आईफोन, माइक्रोमैक्स, वीवो, लावा, ठीक है। तो वैश्वीकरण से हुआ यूं है कि अब जो बाजार है ना वो सीमित नहीं रह गया है। अब जो बाजार है आपका पूरा विश्व का एक बाजार मान लिया गया। ठीक है जी, अब विश्व में कोई भी देश की कंपनी किसी भी देश में आसानी से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, आसानी से जो है अब अपना सामान बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है। जैसे अब हमें आईफोन खरीदना है तो आईफोन जो है इंडिया की कंपनी नहीं, सैमसंग का जो मोबाइल आप खरीदते हो इंडिया की कंपनी नहीं, सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, आईफोन जो है अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, जिसका आप एप्पल कंपनी नाम है उसका। तो एप्पल वाले आसानी से इंडिया में आईफोन बेच रहे हैं, सैमसंग वाले आसानी से इंडिया में बेच रहे हैं। हमारी कंपनी जैसे जो हम बासमती राइस उगाते हैं, इंडिया गेट बासमती राइस, नाम सुना होगा आपने इंडिया गेट का, सर्च करना गूगल पे, वो इंडियन कंपनी। ठीक है जी, इंडिया गेट बासमती राइस, वो दूसरे देश में, विदेश में जाके अपना सामान बेचती, चावल बेचती, अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट करती, और भी देशों में। ठीक है, तो ये किसकी वजह से संभव हुआ है, वैश्वीकरण से। तो वैश्वीकरण का मतलब यही है, देखो बड़े बड़े नाम है, मारुति, टाटा मोटर, हुंडई, एम महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर ये दोनों इंडियन कंपनी है। हुंडई जो है इंडियन कंपनी नहीं है। मारुति सुजुकी ये भी आपकी इंडियन कंपनी नहीं है। होंडा, ठीक है जी, ये भी नहीं है। फोर्ड ये भी नहीं है। जनरल मोटर्स, ठीक है, टोयोटा, ये सारी मोस्टली जो है जापान की। ठीक है, होंडा, टोयोटा, इसमें जो है इंडियन मोटर्स और जो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, एम, ये दो इंडियन कंपनी। तो ये जो इंडियन कंपनी है ये विदेशों में आसानी से क्या है, अपना गाड़ी बेचते हैं। और ये जो मारुति है आपका, हुंडई, होंडा, फोर्ड, ये सब है, ये सब विदेशी कंपनी, वो भी इंडिया में आके आसानी से, ये किसकी वजह से हुआ है, वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं क्विकली। तो आज जी, आज फास्ट हम रीड करेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे रीडिंग जो है थोड़ा फास्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, गत शताब्दी में 9वें दशक से विश्व बाजार में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब बाजार की व्यापकता एक क्षेत्र और राज्य और देश की सीमाओं को लांघ कर पूरी दुनिया में हो गई। ओहो, जो व्यापार है ना, जो बाजार की व्यापकता है एक क्षेत्र से बढ़ के, एक राज्य, एक देश से ऊपर उठ के, और एक से आज के डेट में हम पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई भी सामान वगैरह बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है क्या, इसके पूर्व वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में जो बाधाएं थी उससे अब दुनिया का बाजार मुक्त हो गया है। वर्तमान स्थिति में छोटे से गांव या शहर के बाजार में भी प्रायः ये सभी वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। जैसे आजकल तो भैया
क्या हो गया, ऑनलाइन का ज़माना है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप सामान को ऑर्डर देते हो, घर पे डिलीवरी दे जाता है। और बड़े शहरों में जाते हो ना तो वहाँ पे साग सब्जी भी जो है होम डिलीवरी होता है। गाँव में अभी थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है, शहर में जाओगे ना पटना सिटी वगैरह में, ठीक है जी, और आप बड़े शहर में जाओगे मुंबई दिल्ली हैदराबाद इन सब में, तो सब्जी दही दूध सब चीज़ें जो है ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो घर पे आ जाएगा एक एक चीज़ आइटम, ठीक है। आगे क्या लिखा, जिसके निर्माण का क्षेत्र उस देश के अलग अलग दूसरे देशों में था। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरी दुनिया एक बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब खुल गया। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या है, पूरी दुनिया का बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया। ये हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, आगे वाले पैराग्राफ में व्यवहारिक रूप में यदि हम देखें तो हमें याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश की सड़कों पर केवल कुछ चुनिंदा नाम, जैसे मोटरसाइकिल में राजदूत, ठीक है जी, फिर है एसडी, तथा कार में फिएट एंड एम्बेसडर, ये दो ही पुराने ज़माने में यही हुआ करती थी इंडिया में, इंडियन कंपनी में। तो 1991 के बाद ये सारी कंपनी जो है ना, होंडा, फोर्ड, जनरल मोटर, टोयोटा, ये सब आना स्टार्ट हुआ। उसके पहले नहीं था हमारे इंडिया में। उसके पहले इक्का दुक्का राजा महाराजा लोग जो है वो इम्पोर्ट करके उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, तो परमिशन लेके फिर लाते थे। आज की डेट में उतनी ज़रूरत नहीं। फिर आगे क्या है, आज छोटे से शहर की सड़कों पर भी नई नई किस्म की गाड़ियां चलने लगी हैं, जिसका निर्माण बाहर के देशों द्वारा होता है। इसी प्रकार किसी भी सामान्य दुकान पर भी चले जाओ तो उपभोक्ता के लिए वे सभी वस्तुएं सर्वसुलभ हो गई हैं जिनका निर्माण अन्य दूसरे देशों में होता है। आईफोन, सैमसंग, सब चीज़ें। अब छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, जहां उपभोक्ता के उपयोग की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें एक ही स्थान पर। आजकल तो मॉल खुल गया है, बड़े बड़े दुकान हैं, उसमें एक ही बार जाओ, उसमें सारे A to Z आपके सामान राशन के मिल जाएगा, साबुन, शैम्पू, सर्फ, ठीक है जी, साग सब्जी, दालें, गेहूँ, सब चीज़ें मिल जाती हैं। फिर क्या, सड़कों पर विभिन्न कंपनियां देशों द्वारा निर्मित बड़ी छोटी गाड़ियां, दुकानों पर सामान उपयोग की समस्त वस्तुएं, सामान उपयोग में आने वाली मोबाइल, टेलीविज़न आदि भी देश के बाजार में उपलब्ध होने लगी है। इसी तरह के परिवर्तन, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में बनी हुई वस्तुएं समान रूप से सभी जगह उपलब्ध होना वैश्वीकरण का परिणाम है। वैश्वीकरण का ही ये परिणाम है कि विश्व में सभी जगह पे विभिन्न देशों में सभी देशों में दूसरे देशों का भी सामान आसानी से, वस्तुएं आसानी से मिलने लगा। ये मॉल का एग्जांपल है। मॉल के बारे में आप पढ़ लेना, मॉल क्या होता है, यू नो वेरी वेल। मॉल एक बहुत बड़ा सा शॉप होता है जिसके अंदर सारे चीज़ें जो है एक ही स्थान पे मिल जाता है, कपड़े से लेके, राशन से लेके, ठीक है जी, स्टेशनरी के सामान, कोई भी चीज़ A to Z, सुई धागा सब, ठीक है जी। ये है, बड़े बड़े मॉल होते हैं। इसमें एक दुकान में कपड़ा बिकता है, किसी दुकान में साग सब्जी है, किसी दुकान में जूते बिक रहे हैं, किसी दुकान में चप्पलें हैं, किसी दुकान में जैकेट वगैरह हैं, किसी दुकान में जो है आपका मोबाइल फ़ोन का दुकान है, किसी में कंप्यूटर लैपटॉप। तो ऐसे बहुत बड़े मॉल होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे दुकान होते हैं। तो आ जाओ जी, अब यहाँ पे हमें मीनिंग, अभी तक वो फालतू की चीज़ें हमने पढ़ी, बेकार सी चीज़ें थी ऊपर में, वैसी कहानी वानी बताया था। यहाँ से मेन कि वैश्वीकरण होता क्या जी, यहाँ से आपका मेन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आ जाओ, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है, ठीक है। एक तो उदारीकरण और निजीकरण। देखो, उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन, निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। LPG जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये कब आया था, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया था बाय मनमोहन सिंह। उस समय हमारे जो XPM है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो हैं, वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह लगाना, ही वॉज द डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स से डॉक्टरी करी हुई है, वो भी विदेशी कॉलेज से, विदेशी यूनिवर्सिटी से, यहाँ से नहीं, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से। तो उस समय 1991 में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह जो थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वित्त मंत्री। तो उन्होंने ही ये सुझाव दिया और उन्होंने ये सारी चीज़ें LPG हमारे इंडिया में लाया था, ठीक है जी। इसमें अभी हमें आगे पढ़ना है, टेंशन ना लो, सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि 1991 में हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है ना, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, वो सिर्फ इतने दिनों, 15 दिनों के लिए ही रह गया था। 15 दिनों के लिए ही, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 15 दिन तक ही हम विदेशी कोई भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे तेल वेल, ये सब हमें हमेशा इंपोर्ट करना होता है, आयात करना होता है। तो आयात करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए, एक्सचेंज, यानी फॉरेन में, यानी कहने का मतलब डॉलर वगैरह चाहिए। अगर आप कोई विदेशी, मान लो जी आप रसिया से तेल खरीदते हो, ठीक है जी, मान लो इराक से आप तेल खरीदते हो, तो उसको जो इंडियन रुपी नहीं देते हो, वो नहीं लेते, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर लेते हैं, दैट इज़ डॉलर का वो लेते हैं भुगतान। तो हमें आयात करने के लिए डॉलर चाहिए, और डॉलर हमारे पास बहुत कम था, और
15 दिनों तक ही हम कोई भी चीज़ें आयात कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल बताया, पेट्रोल वगैरह आयात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम आयात करते हैं, कहने का मतलब। तो आयात करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर वगैरह चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, या दूसरे देश की करेंसी चाहिए। रूस से अगर मंगाना है तो वहाँ के रूस का रूबल चाहिए, है ना। तो नहीं था हमारे पास 1991 में, सिर्फ 15 दिनों तक ही हम आयात कर सकते थे। तो इसीलिए मनमोहन सिंह ने सुझाया कि नहीं भाई, अब हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा अपने देश में, ताकि क्या हो, बाहर की कंपनियां भी हमारे देश में आएगा, तो हमारे देश में आएंगे, कंपनी खोलेंगे, नए नए बिजनेस वगैरह, ऑफिस वगैरह, तो हमारे लोगों को काम भी मिलेगा और साथ में हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। वैसे ही हमारी कंपनी भी बाहर जाएगी, विदेशों में सामान वगैरह बेचेगी, तो वहाँ से डॉलर लेके आएंगी, तो हमारी इकोनॉमी अल्टीमेटली बढ़ेगी। और यही सेम चीज़ हुआ, और इसकी वजह से हमारा देश डूबते डूबते बच गया, नहीं तो 1991 में हमारा देश डूब जाता। ठीक है जी। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं वैश्वीकरण का मतलब क्या है। तो वैश्वीकरण का शब्द प्रयोग, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग जो है पिछले कुछ वर्षों में होने लगा है। वैश्वीकरण की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं, किंतु यहाँ हम वैश्वीकरण का अवधारणा को उसके आर्थिक पहलू की दृष्टि से ही समझने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया, यहाँ से हाईलाइट कर लो जी, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। सभी विश्व का जो मार्केट है उन सबको एक मार्केट बना दो, उसको एकीकरण कर दिया। ठीक है जी, कि अब कोई भी दुकानदार, कोई भी सेलर, कोई भी जो वस्तुओं सेवाओं बेच रहा है, वो कहीं पे भी अब बेच सकता है आसानी से। आपको पता होना चाहिए, आजकल आप ऑनलाइन बैठे बैठे ना विदेश से भी कोई भी चीज़ मंगा सकते हो, उसको कहते हैं आयात करना। छोटा मोटा चीज़ भी आप आसानी से आयात कर सकते हो, उसमें ड्यूटी ज़्यादा लगती है। आगे है, ताकि वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम या मानवीय पूंजी का भी क्या है, निर्बाध प्रवाह हो सके। निर्बाध प्रवाह मतलब कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। अगर आप चाहो, ठीक है जी, ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन भी आप घर बैठे बैठे विदेशी कंपनी का भी काम कर सकते हो और उसको प्रोजेक्ट वगैरह बना के दे सकते हो। ऑनलाइन में भी होता है, उसे हम सेवाएं बोलते हैं। जैसे किसी को मान लो डिज़ाइन बनवाना है, ठीक है जी, मकान का, ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी का आपने कांटेक्ट कर रखा है मान लो, ठीक है जी, तो वो आपको क्या करेगा, आप उसको डिज़ाइन बना के मेल कर दो और वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। आजकल आसानी से हो जाता है, पहले नहीं होता था। तो ये कहलाता है वैश्वीकरण। आगे आ जाओ जी। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। ठीक है जी, आयात निर्यात। इसके स्पष्ट करते हुए बैंको मिलनोविक, एक नाम है बैंको मिलनोविक, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कुछ कहा है, आज जो पढ़ो, उन्होंने कहा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों का विचार यानी आइडियाज़ का स्वतंत्र प्रवाह, आसानी से स्वतंत्र रूप से प्रवाह होना, वहाँ के लोगों का इस देश में, यहाँ के देश के लोगों का उस देश में, ठीक है, या किसी और देश में। किसी भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिसमें मानवीय संपदा का प्रवाह रुकावट आए। कहने का मतलब आज की डेट में क्या है ना, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि कोई भी आसानी से एक देश से दूसरे देश में वस्तु सेवाओं का प्रवाह बिना किसी रोक टोक के हो रहा है आजकल, ठीक है। और कोई ऐसा ही देश कोई मुश्किल से होगा जहाँ पे जो है ये वैश्वीकरण में कोई रुकावट होगा, ये कह रहा है। अर्थात वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीकी एवं सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता है। वैश्वीकरण के कारण वह विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। दुनिया के देश एवं लोग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ गए हैं। आजकल देख रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो तुरंत, आप तो अपने रिश्तेदारों से दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में रह रहे बात कर रहे हैं भैया, विदेशों में भी आप आसानी से बात कर सकते हो। अगर कोई आपके रिश्तेदार विदेशी में रह रहा है, ठीक है जी, तो आप उससे भी आसानी से वीडियो कॉल, चैट के थ्रू कर सकते हो बात। इंग्लिश वगैरह सीखना है तो बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है जी, वीडियो कॉल, गूगल मीट, ठीक है, जूम ऐप है ना, उससे बात करके आप आसानी से विदेशी कक्षा का भी जो है, आप विदेशी में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस कई ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, उससे भी आप जो है अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो आगे लिखा है क्या, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों का परिणाम क्या क्या हुआ। देखो, तो इसमें हमें वही वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण 3 पढ़ना है। मेन है वैश्वीकरण, बस साथ साथ में निजीकरण और उदारीकरण भी आपको पढ़ना है। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पहले ही पढ़ा था। और जहाँ पे भी ये सारी चीज़ आएंगी, आप 1991 का ईस्वी याद रख लेना। 1991 में ही क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक सुधार। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आर्थिक सुधार कब हुआ था, 1991 में। और यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो, उस समय में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो हमारे
पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये कौन है? इकोनॉमिस्ट हैं। जैसे नाम इसमें आता है ना, एल्फ्रेड मार्शल, कई जगह नाम सुना था आपने, पिकाऊ, ठीक है जी, ये लोग अर्थशास्त्री हैं। वैसे ही हमारे मनमोहन सिंह भी नामी ग्रामी अर्थशास्त्री है आज की डेट में। एल्फ्रेड मार्शल, इन लोग का तो मृत्यु भी हो गया, ठीक है। तो आज की डेट में हमारी बहुत नामी, इनका जो है विदेशों में भी बहुत नाम है। आगे आ जाओ जी। आगे क्या कह रहा है? अब यहाँ पे तीनों चीज़ का मीनिंग है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और आपका जो है वैश्वीकरण। इन तीनों का मतलब क्या है, पढ़ो। तो निजीकरण, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये तीनों अच्छे से पढ़ के जाना, आप याद कर लो, रट्टा लगा लो। तो निजीकरण का मतलब क्या होता था? जहाँ पे क्या है, प्राइवेट लोगों का, या यू कैन ऑल्सो से कि निजी क्षेत्र के द्वारा ही क्या है, बहुत सारा जो है कंट्रोल है। ये भी हमने पहले भी पढ़ा था। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण का भी कार्य होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनके प्रबंधन करना, ठीक है जी। तो जब निजी क्षेत्र का क्या हो जाता है, स्वामित्व या प्रबंध, किसका? सरकारी उद्यमों पे, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? जब आप कोई लाइसेंस वगैरह में छूट दे देते हो, आसान कर देते हो, ढील दे देते हो बिजनेस वगैरह करने के लिए, ठीक है, सरकारें जब छूट देती थी। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटा देना। अब जैसे पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी सामान विदेश से मंगाते थे तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, कई चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन था कि आपको ये सामान ला ही नहीं सकते। आजकल डेट में क्या है, बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिया गया, कुछ पे है और ज़्यादातर पे कम कर दिया गया, टैक्स रेट भी कम कर दिया गया, उसको हम इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है क्या? निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने आई है। तो वैश्वीकरण का मीनिंग हमने ऊपर में भी अभी यहाँ पे पढ़ा था, जब सभी बाजार मार्केटों को, ठीक है जी, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम, मानवीय पूंजी, इन सब का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से बिना रोक टोक के हो जाए, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। वैश्वीकरण के 5 मुख्य निम्नलिखित अंग, कौन कौन से अंग हैं? 5 निम्नलिखित अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो आइए जी देखें, ये 5 अंग हैं। देखो जी, देखो 5 अंग कौन कौन से। सबसे पहला, व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह यानी कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह और पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। तो ये 5 जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से करना है आपको। वैश्वीकरण के 5 निम्नलिखित क्या हैं, मुख्य 5 जो हैं इसके अंग हैं, अंग, ठीक है। तो सबसे पहला है व्यवसाय एंड व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। अंग्रेजी बोले तो लेजर द ऑब्स्टैकल्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। कहने का मतलब क्या है, व्यापार अवरोधों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का बेरोक आदान प्रदान हो सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं सेवाएं मुक्त रूप से यानी फ्री फ्लो, ठीक है, और इसी प्रकार भारतीय कंपनियां विदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं और सेवाओं दोनों का जो है आसानी से प्रवाह कर सके। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ ना तो माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है मोबाइल का, या आप कहो टाटा मोटर्स या महिंद्रा की मोटर्स, विदेशों में आसानी से वो बेच पाए दूसरे देश में। और जो विदेशी सामान है, आईफोन, सैमसंग, ठीक है, और मोटर गाड़ी में बात करूँ तो हुंडई, ठीक है जी, होंडा, उसके बाद टोयोटा, ठीक है जी, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब कारी फॉरेन कंपनी की। तो ये सब जो है आसानी से फ्री फ्लो करके इंडिया में वो बेच सकें विदेशी कंपनियां। तो ये होता है क्या, व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। इसमें क्या करना, आसान कर देना, ठीक है, इस पर जो पहले रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा देना। तो उसको हम बोलते हैं क्या, आप बोलते हो व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों को कमी कर दिया हमने। जो अवरोध था, पहले अवरोध था ना व्यवसाय और व्यापार संबंधी, उसको सरकार ने खत्म कर दिया 1991। फिर क्या, पूंजी का निर्बाध प्रवाह। पूंजी का निर्बाध प्रवाह पहले क्या होता था, अगर मान लो आप एक इंडियन पर्सन, ठीक है जी, आप एक इंडियन पर्सन हो मिस्टर राम, ठीक है, अगर आप जो है फॉरेन में घर खरीदना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल से खरीद सकते थे, ठीक है। यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुश्किल से कर सकते हो। दूसरे कंपनी का कोई शेयर वगैरह खरीदना है, उसमें पैसे लगाने हैं, आप नहीं लगा सकते थे। आजकल क्या आसानी से आप लगा सकते हो। या कोई फॉरेन बंदा है, वो इंडिया कंपनी में आके पैसे लगाना चाहता है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग खरीदना चाहता है, तो बड़े ही आसानी से आप खरीद सकता है। कहने का मतलब ये है, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, पूंजी करना, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल।
ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी पूंजीपति अब भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूंजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एग्जैक्टली बोलूँ तो, ठीक है। फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन के लोग हैं इंडिया में आके आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ के लोग विदेशों में आसानी से जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, मतलब फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी का भी जो है हम आदान प्रदान आसानी से फ्री फ्लो कर सकते हैं। पहले बड़ी बड़ी मशीनों को लाने में बड़ा कठिनाइयाँ होता था, ठीक है, परमिशन लेना होता था सरकार से, पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। आजकल क्या आसानी से हम ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल एक टेक्नोलॉजी तो है, तो मोबाइल में बहुत सारे फीचर होते हैं। सबसे बढ़िया फीचर आईफोन, सैमसंग, इन सब में लेटेस्ट फीचर होता है, बड़े बड़े कैमरे होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे फीचर्स होते हैं, तो इसको भी जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे वातावरण कायम करना कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध बिना बाधा के प्रवाह हो सके। इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी देश से प्रौद्योगिकी आयात कर सकते हैं। हम आजकल आसानी से टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो हम वीडियो कॉल कर पाते हैं तुरंत, जूम कॉल, गूगल मीट कॉल, ठीक है जी। विदेशों में भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होते हैं, ऑफिस स्टाफ वगैरह विदेशों से ही अपना क्या काम करते हैं ऑफिस के अंदर। दूसरा आगे वाला है, चौथा है क्या, श्रम का निर्बाध प्रवाह। ऐसा वातावरण कायम करना कि विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। जैसे अगर मुझे विदेश में जाके काम करना है, जॉब करना है, तो वीज़ा लिया और आसानी से चले गए, वहाँ पे काम करने लगे। वहाँ के लोग यहाँ के अगर काम करना चाहते हैं तो आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो श्रमों का जो है ना निर्बाध प्रवाह। फिर पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, यानी फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता भी वैश्वीकरण का आवश्यक अव्यय है, ठीक है। यह देखने में आया है कि पूंजी, प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और सेवाओं, ये चार चीज़ याद रखना। कौन कौन, पूंजी, प्रौद्योगिकी, वस्तु और सेवाओं का फ्री फ्लो यानी आसानी से आदान प्रदान को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो उसमें क्या बोला है, इन सेवाओं के क्षेत्रों में दुनिया के विभिन्न देशों के बीच निर्बाध प्रवाह में काफ़ी वृद्धि हुआ है, फ्री फ्लो, ठीक है जी, बहुत वृद्धि हुआ है वैश्वीकरण के कारण। परंतु नागरिकों अर्थात श्रम आवागमन अभी उतना ज़्यादा सुगम नहीं है, क्योंकि कोई भी लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। इसलिए विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि भैया जो गरीब देश होता है ना, जैसे इंडिया, तो वहाँ के लोगों को विकसित देशों में वो आने बड़ा जल्दी नहीं देते हैं। नहीं तो आएंगे तो क्या होगा, वो उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ के लोगों को क्या हो जाएगा, फिर कंपटीशन झेलना पड़ेगा, इसलिए ऐसा होता है। आगे लिखा हुआ है क्या, वैश्विक गाँव, ग्लोबल विलेज क्या है, वैश्विक के प्रकार। वैश्वीकरण के प्रसार एवं प्रसार के कारण अब सभी देशों में एक ऐसे आवासीय स्थान का निर्माण किया जा रहा है जहां आवास के सभी आधुनिक संसाधन उपलब्ध रहते हैं, और उस आवासीय स्थान में विश्व के सभी देशों के व्यापारियों को उनकी इच्छा से स्वतंत्र रूप से बसने की सुविधा होती है। ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसे ही हम वैश्विक गांव कहते हैं। भारत में भी मुंबई से कुछ दूर एक प्रखंड औद्योगिक समूह के द्वारा वैश्विक गांव का निर्माण किया गया है। यद्यपि वैश्विक गांव की यह कल्पना अब तक पूर्ण रूप से साकार नहीं हुआ। वैसे ये याद रख लेना, मुंबई में MCQ आ सकता है, मुंबई में, भारत की मुंबई में एक वैश्विक गाँव का निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो बहुराष्ट्रीय हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है, वो वैसी कंपनी जिनका व्यवसाय, जिनका व्यापार, जिनका बहुत सारा जो ब्रांच ऑफिसेज है ना, वो बहुत देशों में, एक से अधिक देशों में जब किसी एक कंपनी का ऑफिस वगैरह हो जाता है, वो व्यवसाय करने लगते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स, इंडिया का ये टाटा मोटर्स है, इंडिया में तो है ही सभी स्टेट्स में, उसके अलावा कई देशों में भी टाटा मोटर्स चलता है, ठीक है जी। श्रीलंका हो गया आपका, अमेरिका हो गया आपका, US हो गया, कनाडा हो गया, कई जगह पे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, मल्टीनेशनल मतलब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है, देखो जी आगे लिखा हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वो हैं एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण व स्वामित्व रखती हैं, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, आईफोन, अभी बताया ना टाटा मोटर्स हमारी इंडियन कंपनी, आईफोन को एप्पल कंपनी बोलते हैं, एप्पल लिमिटेड, एप्पल कंपनी, ठीक है जी। और ये सारे कोका कोला, नोकिया, ये सब आप नाम याद रख लेना, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली कैसे होती है, तो ध्यान से देखो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या उन देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करते हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम
और सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन सस्ता में मिल पाए। उदाहरण के लिए भारत के उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी कंपनी डाबर अपनी वस्तु का उत्पादन सस्ती भूमि एवं श्रम की उपलब्धता के कारण नेपाल में भी करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। और एग्जांपल आईफोन की कंपनियां जो है चीन में जो है बहुत सारा सामान बनाती थी, अब जो है धीरे धीरे वहाँ से ऑफिस वहाँ से शिफ्ट करके वो इंडिया में लाना चाह रहे हैं। फिर क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक अनोखी पद्धति जिसे आउटसोर्सिंग, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कहा जाता है कि द्वारा कंपनियां अपना कार्य करती है आउटसोर्सिंग के द्वारा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने तो सारा माल स्वयं पैदा करती है, ना ही एक जगह पर उत्पादन करती हैं। वे विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के उत्पादन करती है। जैसे औद्योगिकी उपकरण बनाने वाली एक बड़ी कंपनी अपने उत्पादन के लिए डिज़ाइन हो सकता है अमेरिका के किसी अनुसंधान व विकास केंद्र से ले, और इसके बाद डिज़ाइन के आधार पर चीन में अवस्थित अपनी उत्पादन इकाई में पुर्जों का निर्माण करे। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल कंपनी क्या करती है, डिज़ाइन वगैरह अपने यूएस में बनाती है, यूएस में फ़ोन का डिज़ाइन वगैरह बनाती, और मैन्युफैक्चर उसका उत्पादन कहाँ पे करती है, उत्पादन चाइना में करती। तो इसी कारण क्या है, इसका कारण यह है कि चीन में पुर्जों का सस्ता निर्माण संभव है। इसके बाद उन पुर्जों को जोड़ने का काम क्या है, मैक्सिको व पूर्व यूरोप में किया जाता है। इसका कारण यह है कि मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजार में निकट हैं, जिनके कारण लाभप्रद हैं। इसके बाद तैयार उत्पादन अंतिम रूप से समूचे विश्व में बेचा जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए भारत स्थित कॉल सेंटर, और कॉल सेंटर वाले जॉब, ग्राहक सेवा वगैरह के लिए भारत में कॉल सेंटर खोला उसने। चाइना में क्या किया है, चाइना में उसने उत्पादन करा है। उसके अलावा जो है असेंबलिंग उसको कहते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना वगैरह पूर्वी यूरोप और मैक्सिको में वो जोड़ते हैं, और फिर जाके सभी पूरे वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। आईफोन जो है आपका हर देश में आज के डेट में मिलता है, ठीक है जी। तो एप्पल कंपनी यूएस की है, लेकिन अलग अलग जगह पे वो सामान, किसी एक जगह पे उसने सामान बनाया, किसी दूसरे एक देश में चाइना में उसने क्या करा, गुड्स मैन्युफैक्चर करा। किसी दूसरे देश में जैसे कि आपका जो है मैक्सिको में जाके उसने असेंबल करा, ठीक है, हर पार्ट टुकड़े वुकड़े को जोड़ा, पार्ट्स जो भी होते हैं फ़ोन के, उसको स्क्रीन, कैमरा, ये सब जोड़ दिया। और फिर उसके बाद जो है सर्विस सेंटर इंडिया में, कॉल सेंटर, अगर आईफोन में कोई दिक्कत होगा, जैसे सैमसंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कॉल सेंटर, आप सर्विस सेंटर को फ़ोन करते हो ना, वैसे ही आईफोन वाले को फ़ोन करोगे तो इंडिया में जो है उन्होंने कॉल सेंटर खोल रखा है, ठीक है जी। तो फिर वहाँ पे क्या है जी, वो लोग सेवाएं दे रहे हैं। और बाकी मोबाइल फ़ोन बेच कहाँ पे रहे हैं, सभी बेच कहाँ रहे हैं, सभी देशों में बेच रहे हैं। आगे लिखा हुआ है क्या, इसका कारण यह है कि भारत में काफ़ी बड़ी संख्या प्रतिशत में अंग्रेजी बोलने वाला सस्ता मानव शक्ति मिल जाता है। अंग्रेजी हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों का चयन करके बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने लागत मूल्य को काफ़ी हद तक कम करने में सफल होती है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार विश्व स्तर पर चलाती है और लाभ उठाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अब ये एक दूसरे के क्या करेंगे, एक उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगे विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो बताया हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई प्रकार से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार करती है। जैसे ये देखो, ये बहुत सारी डायग्राम बनाया हुआ है, इस टाइप से ऑफिसेज हैं, सर्विस सेंटर, कॉल सेंटर। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय किया गया मुद्रा जो होता है उसे हम निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदा है ना, और उसमें क्या करना है, खुद नहीं रह रहे हो, आपने किराए पे लगाने के लिए खरीदा, तो उसे भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे है, देखो जी, यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। आजो जरा पढ़ते हैं हम लोग। तो जो पहला वाला पॉइंट है, पहला वाला क्या है, स्थानीय कंपनियां या स्थानीय कंपनी जो होती हैं को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। इसका उदाहरण है पार्ले समूह के एवं थम्स अप ब्रांड का कोका कोला, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ने खरीद लिया। अब जैसे मान लो क्या होता है ना, कई बार जो विदेशी कंपनी है, विदेशी नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब जिसका व्यवसाय, व्यापार जो है एक से अनेक देश में होता है, ठीक है जी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कंपनियां दूसरे देश में छोटे छोटे कंपनियों के साथ कोलाबोरेशन कर लेते हैं, या छोटे छोटे कंपनियों को खरीद लेते हैं और उनसे क्या कराते हैं, कई सारे सामान का उत्पादन वगैरह कराते हैं, या सेल और विक्रय और क्रय करवाते हैं। विक्रय
जैसे यहाँ पे देखो ना, एक कोई स्थानीय कंपनियों को क्या करता है, खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। तो जैसे पार्ले समूह का जो थम्सअप है ना, थम्सअप ब्रांड जो है, कोका कोला जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ने खरीद लिया। तो पार्ले कंपनी इंडिया की कंपनी, उसको मान लो जो कोका कोला है फॉरेन की कंपनी, उसने जो उसको खरीद लिया और उससे प्रचार प्रसार उत्पादन वगैरह कराने लगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, कोलाबोरेशन, मतलब कि संयुक्त रूप से आपस में मिल के। तो पहले जैसे हीरो और होंडा दो कंपनी हुआ करते थे, दोनों आपस में मिलके फिर काम करते थे। मारुति एंड सुजुकी दोनों होती थी, अब अलग अलग हो गया, ठीक है जी। तो इस टाइप से मिलके वो काम करते थे। इससे क्या है, स्थानीय कंपनियों को एक तो नवीन प्रौद्योगिकी मिलता है जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ लाती हैं, और दूसरा ज़्यादा उत्पादन करने के लिए पूंजी मिलता है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास काफ़ी ज़्यादा पूंजी होती है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेती हैं। तो ये जो है आपको 3 पॉइंट पढ़ने, जैसे कि ये ध्यान रखो, जैसे वस्तु, जूता, खेल के सामान, खिलौना आदि का उत्पादन बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया जाता है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ये उत्पाद खरीदकर अपने ब्रांड से दुनिया भर में बेचते हैं। तो छोटी कंपनियों से उत्पादन कराया और बड़ी कंपनी अपना लोगो लगा लेती है और कहती है हमारी कंपनी का सामान है, प्रोडक्ट है, और मार्केट में बेच देती है। तो इस प्रकार क्या है, हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त उपकरण के माध्यम से या कंपनियों के विलय से या विभिन्न देशों के छोटे उत्पादकों से माल आपूर्ति ले करके अपना उत्पादन जाल फैलाती है। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विश्व के दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन एक दूसरे से संबंधित हो रहा है एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो आपका अमेजोन कंपनी है ना, वो भी यूएस कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और वो मोस्टली कंट्रीज़ में क्या है, अपनी सेवाएं दे रहा है ना। अमेजोन वेबसाइट है, उसने बनाया हुआ है। आप अगर आपको एज एक सब्जी वाले हो, बेचना चाहते हो, आपके पास दुकानदार है, कोई सामान बेचना चाहते हो, तो आपने लॉगिन आईडी बनाया और उसमें आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। मोस्टली लोग खरीदते हैं, लेकिन जो बेच रहा है सेलर, वो लोग भी क्या इंडियन ही होते हैं, इंडियन लोग। जैसे अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, पौधे, साग सब्जी, फल फ्रूट्स, या मान लो कोई कपड़े खरीद रहे हो, तो बहुत सारी इंडियन कंपनियां, उन्होंने रजिस्टर कराया अमेजोन के साइट पे और आपको सामान डिलीवर कराते हैं और बेचते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, वैश्वीकरण का ही तो एक वो है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसी टाइप से काम करती है और फायदा लाभ वगैरह कमाती है बैठे बैठे। समझ रहे हो बात को। ये अब आगे वाले में पॉइंट में क्या कह रहा है, वैश्वीकरण एवं बाजार का एकीकरण। तो ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। जो बाजार है ना, उसको एक एकीकरण कर दिया। कैसे, देखो, विश्व के छोटे छोटे सभी देशों के बाजार को एकीकरण कैसे किया गया, उसको समझते हैं। आइए, तो विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण का कार्य करते हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार का दायरा बढ़ा है। पूर्व से ही विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन रहा है। व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो बहुत पहले से ही विदेशी लोग बड़े इंटेलिजेंट थे इन सब मामलों में, ठीक है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जो है ना, जो ब्रिटिशर जो थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंडिया में व्यापार करने आए थे, मसाले वसाले का, दक्षिण साइड में, ठीक है, साउथ इंडिया में। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, देखा कि अरे यहाँ के लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, तो उन्हीं को क्या कर दिया, उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों ने एग्जैक्टली जो है 1757 में एक जो है क्या लड़ा था, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, प्लासी, ठीक है जी, वो बंगाल के साइड में पड़ता है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, जो बिहार में पड़ता है बक्सर ना। फिर उसके बाद बक्सर को जीता और फिर धीरे धीरे सभी पूरे देश को जीत गया था। तो ये है इतिहास। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे बता रहा है, व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में हम पढ़ते हैं। विदेश व्यापार उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर निकलकर दूसरे देश के बाजारों में पहुंचने एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। यदि विदेशी व्यापार पर कोई नियंत्रण न हो तो माल एक दूसरे से दूसरे देश में सुगमता से आ सकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का बाजार में विकल्प बढ़ जाते हैं और विभिन्न देशों के बाजार में वस्तुओं के मूल्य लगभग समान हो जाते हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार पर नियंत्रण में ढीलापन आया है और इसी प्रकार विदेशी व्यापार दुनिया के देशों
के बाजारों को जोड़ने और एकीकरण करने का कार्य करता है। तो सिंपल क्या है, वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण। तो जितनी भी विदेशी कंपनी है बहुत पहले से ही इन्होंने क्या किया, दूसरे देश में जाके अपना वस्तुओं और सेवाओं का क्या है सेल करना स्टार्ट करा, विक्रय करना स्टार्ट करा। और धीरे धीरे इससे क्या होता है, जो देसी कंपनीज होती हैं उन सब में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, और इससे अल्टीमेटली क्या है, कंज्यूमर को, कस्टमर को, उपभोक्ता को ही फायदा होता है, क्योंकि उपभोक्ता को कम कीमत पे दाम मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब बेचने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, ठीक है जी, तो उस केस में क्या हर कोई अपना सामान बेचना चाहेगा, अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते में या कम प्राइस में। तो उससे क्या होगा, उपभोक्ता को अल्टीमेटली फायदा होता है। ठीक है जी, ये वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। आ जाइए जी, अब यहाँ से पढ़ते हैं जरा, वैश्वीकरण के संभव बनाने के कारक, ये लगा लो इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से कारक हैं यहाँ पे, वैश्वीकरण को संभव बनाने के कई सारे कारक हैं। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहला क्या है, प्रौद्योगिकी में प्रगति। प्रौद्योगिकी में प्रगति, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले दो प्रमुख कारण हैं। कितने, दो प्रमुख कारण हैं। तो क्या है, उनकी चर्चा नीचे की गई है। प्रौद्योगिकी में प्रगति, तो प्रौद्योगिकी के मामले में हमने काफ़ी विकास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिनसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। आज हम ऐसे प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं जहां समय एवं स्थान की दूरियां सिमट गई हैं और दुनिया एक वैश्विक गांव बन गया है। यातायात व दूर संचार के क्षेत्र में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति से भौगोलिक दूरियों को पार करने में सिर्फ जो है न सिर्फ समय कम कर दिया है बल्कि खर्चा भी घटा दिया है। इसका सिंपल मतलब क्या है, देखो जी मैं आपको बता दूं। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा भाई, एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था जब घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी चलता था। फिर धीरे धीरे ट्रेन आया, बसें आई, अब तो हेलीकॉप्टर आ गया। ठीक है जी, हेलीकॉप्टर कह रहा हूँ, एरोप्लेन। तो अगर आप दिल्ली से, बिहार पटना से दिल्ली आना चाहते हो तो बाई ट्रेन जो है 12 से 15 घंटा लगता है, और एरोप्लेन से जाओगे तो भैया सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा। ये किसकी वजह से हुआ, प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से ही तो हुआ है। प्रौद्योगिकी का जो है बेसिकली क्या है, तीव्र गति से उन्नति हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले हम चिट्ठी लिख के एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, अपना संदेश पहुंचाते थे। फिर धीरे धीरे मैसेज का ज़माना है, टेक्स्ट मैसेज, पेजर उसको कहते हैं। फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, तो मोबाइल फ़ोन में पहले सिर्फ और सिर्फ बात हुआ करता था। इनकमिंग आउटगोइंग चार्जेस ज़्यादा लगते थे, आपको पता है इनकमिंग पर भी चार्ज लगता था पहले 2003 या 2003 से पहले। ठीक है जी, उसके बाद फिर क्या हो गया, इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग सिर्फ कॉल लगता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्मार्टफोन आया और ऑडियो कॉल की जगह अब हम वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, तो आसानी से अब हम क्या है, जो समय सीमा है, ठीक है, उसको भी हमने घटा दिया है। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कहीं से बात करना हो, और बड़े ही कम कीमत पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये जो बड़े फासले होते थे ना, बहुत ज़्यादा दूरी, उसको बहुत कम कर दिया। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में किसी से बात करना है, तुरंत वीडियो कॉल लगाया और वहाँ की चीज़ें आप देख लेते थे। पहले क्या होता था, ऐसा संभव नहीं था। पहले उसके लिए आपको वहाँ से 12 घंटे 14 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ता था। अगर आपको इंडिया गेट देखना है तो, लाल किला देखना है तो, ठीक है, पटना से पहले दिल्ली आओ 15 घंटे सफ़र करके, फिर वहाँ पे जाओ और देखो अपनी आंखों से। अब क्या है, मोबाइल में कैमरा लिया, ठीक है, गूगल किया, या आपने कंप्यूटर बैठा, मोबाइल से गूगल खोला और ऐप यूट्यूब खोला, आपने वहाँ से देख लिया सारी चीज़ें। तो यही इसमें बताया हुआ है कि वैश्वीकरण का जो संभव बनाने के जो कारक हैं, पहला तो क्या है, प्रौद्योगिकी में क्या है, प्रगति, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। ठीक है, इसका विकास होने की वजह से ही है ना, हम सारी चीज़ें अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे कैसे ले पा रहे हो। जूम से आपने कोरोना पीरियड में बहुत सारी क्लासेस लिया होगा, जूम या फिर आप गूगल मीट से ऑनलाइन। तो परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। लंबी दूरियां तक वस्तुओं की तीव्रता आपूर्ति को कम लागत पर संभव है। अब माल को ढोने के लिए कंटेनरों का उपयोग किया जाता है, जिसमें माल की ढुलाई लागत में कमी आई है। इसी प्रकार रेल व हवाई यातायात की लागत में काफ़ी गिरावट, पहले 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के टिकट हुआ करते थे अगर पटना से आपको दिल्ली आना है। आज के डेट में क्या हो गया है, टिकट सस्ती हो गई है, 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार में भी मिलने लगता है कभी कभी टिकट, जब आप पहले बुक कराते हो तो। हाँ जी, मैंने सही जवाब दिया, 2 से 3 हज़ार में भी टिकट मिल जाती। मोस्टली जो है 5 हज़ार के बीच वेरी करता है आपका किराया, दिल्ली से कहाँ पे, आपका दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली। आगे पढ़ो। जिससे वायु मार्ग में अधिक मात्रा में वस्तुओं परिवहन का संभव हो पाया है।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ किया। वही सूचना और संचार, वही जो आपका टेलीफोनिक, वीडियो कॉल, ये सब जो है किसकी वजह से, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, इन सब की वजह से ही आपका सबसे ज़्यादा विकास किस चीज़ में हुआ है, इन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, सूचना और जो है ना संचार में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ गति से विकास हो रहा है। एक ज़माना ऐसा आएगा जब हम चांद पे भी आसानी से पहुंच सकेंगे और वहाँ पे भी हम घर बनाएंगे, बहुत जल्द आएगा, टेंशन ना लो। और बहुत जल्द 5-10 सालों में जो है ना आपको ये जो पेट्रोल वेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और आपको ज़मीन पे तो छोड़ो, हम एयर पे ही पर्सनली जो है ना 2 लोग 4 लोग जो है अपना प्राइवेट जो एयर टाइप जो है ना गाड़ियाँ जो है हवा हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी। जापान में धीरे धीरे वो विकास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का काफ़ी हद तक, बहुत जल्द आ जाएगा भाई, 10 सालों तक देखते रहना, 10-15 सालों में इस टाइप का आ जाएगा। जो आप फिल्मों में देखते हैं ना, हॉलीवुड को मूवियों में, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आगे आ जाओ यहाँ पे, इसमें बोला हुआ है क्या, आज कंप्यूटर का प्रवेश घर घर में हो रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आज इंटरनेट की दुनिया है, जहाँ जहाँ हम जो चाहते हैं घर के कोने में बैठे बैठे दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो एक और लेटेस्ट आपको बात बताता हूँ, एक नाम है, यहाँ पे लिखो चैट जीपीटी। ये गूगल पे सर्च करना, चैट जीपीटी, या यूट्यूब पे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, जैसे आप गूगल होता है ना, गूगल एक वो है, आप कह सकते हो ब्राउज़र है। ठीक है जी, इंटरनेट पे गूगल आप www करके टाइप करोगे तो सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। वैसे एक चैट जीपीटी है ना, वो भी सर्च इंजन है। अभी इसका जो है डेमो टाइप वर्जन ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नवंबर-दिसंबर 2022 में आया था। इसमें बहुत लोग जुड़ गए। और जब चैट जीटीपी आप सर्च करोगे ना गूगल पे, तो ये क्या करता है ना, उसमें आप कोई भी चीज़ टाइप करके लिख दोगे ना तो आपको आंसर दे देगा। मान लो आपको चिट्ठी लिखना है, सिर्फ लिख दो चैट जीपीटी में जाके, राइट लेटर टू माई फादर, अपने आप सारी चीज़ें लिखी आ जाएंगी। ठीक है, गूगल पे जब सर्च करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, बहुत सारा पेज खुल जाता है, बहुत सारा वेबसाइट। जैसे देखो आपको दिखाता हूँ, ये लो जी, ये लो, आपको दिखाते हैं। मान लो यहाँ पे लिखो चैट जीपीटी। ठीक है जी, चैट जीपीटी आ जाओ, देखो इस पे चैट जीपीटी। यहाँ जब ये आप ओपन करोगे ना तो इस टाइप से आएगा। फिर इसमें पहला वाला डाउन खोल लो ओपन, फिर यहाँ पे ये ट्राई चैट जीपीटी करना। और यहाँ पे एक और भी चीज़ दिखाते हैं। अब जैसे ये कोई गूगल, देखो गूगल में आपको लिखना है सपोज राइट, देखो टाइप करके आपको दिखाता हूँ, लिखो भाई लिखो, क्या क्यों नहीं रहा है, सिलेक्ट ऑल, नहीं, राइट अ लेटर टू फादर, टू माई फादर। ठीक है जी, राइट अ लेटर टू फॉर मनी। चलो यहाँ पे यहाँ क्यों नहीं रहा है, रुको रुको, हाँ इसमें है ना, राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, FREIN, राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड। अब देखो इसमें ना अपने आप लिखा हुआ आएगा, देखो जी देखो, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। इसमें क्या है, ये लिखा हुआ आ रहा है अपने आप, देखो ये है चैट जीपीटी। इसमें क्या होता है ना, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो अपने आप ये सारा लिख के कंटेंट आ जाएगा। लिखा हुआ क्या, आई होप, यहाँ से देखो जी, यहाँ बेस्ट रिगार्ड नाम, ये सारा इसको कॉपी पेस्ट करो और वर्ड फाइल में लिख दो। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करते हो, देखो जी, राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, देखो जी गूगल वाले में इस टाइप से आ जाता है। फिर आपको जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर कौन से में से कहाँ से कॉपी करे, इसमें बड़ा दिक्कत तकलीफ है। लेकिन इस वाले में चैट जीटीपी ऐसा आ गया ना, ये एआई सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है जी, एआई सिस्टम मतलब जस्ट लाइक कंप्यूटर, जो आप बोलोगे कंप्यूटर उसके हिसाब से जो इसको बोलते हैं एआई। ठीक है जी, तो इस हिसाब से वो खुद ही आपके सारी चीज़ें दे देगा। फिल्मों में देखते थे ना कि कोई भी चीज़ वीडियो में पूछते थे तो एक रोबोट टाइप होता था, वो सारे आपको जानकारी दे देता था। अगर आपको कोई मैथ का सॉल्यूशंस करना है वो भी आ जाएगा। देखो जी, सॉल्व 2/3 प्लस 5/4। देखो जी अभी सॉल्व करके दिखाएगा आपको। हाँ जी,
To add these fractions, first we need to common denominator, least common multiplier 3/5, तो आंसर आ गया 10/15। ये देखो ये सारी चीज़ ये करके आपको दिखा रहा है। नाउ वी ऐड, तो भाई कैसे कैसे क्या करना है समझ रहे हो, इसका सॉल्यूशंस ये देखो यहाँ पे लास्ट में 2/3 प्लस 4/5 इक्वल्स टू 10/15 प्लस 12/15 इक्वल्स टू 22/15, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 22/15। तो इसका भी आंसर में दे दिया 1 विद द रिमाइंडर ऑफ 7, ठीक है। तो 1 ये आ गया ना आपका 1.7/15, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा पूरा आंसर दे दिया। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है, असाइनमेंट लिखना है, समझ रहे हो बात को, अभी इंग्लिश में आएगा, हिंदी में भी आ जाएगा धीरे धीरे। तो इस टाइप से आप कोई भी चीज़ सर्च कर लो चैट जीटीपी पे, तो ये बहुत बढ़िया आविष्कार है, समझ रहे हो बात को। तो ये जो है ना दूर संचार, इन सब में बहुत ज़्यादा हमने तकनीकी, बहुत टेक्नोलॉजी जो है विकास कर लिया, तो आप आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे तो बहुत पुरानी चीज़ें ही आपको ये पढ़ा रहा है, नए नई चीज़ें आ गई भैया, ठीक है। पढ़ो क्या, आज कंप्यूटर का प्रवेश घर घर में हो रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया। आज इंटरनेट की दुनिया में जहाँ हम जो चाहते हैं घर के कोने में, एक कोने में बैठे बैठे दुनिया की सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी मेल भेजना, पहले चिट्ठी भेजते थे, अब आजकल मेल भेजना तुरंत भेज दो जी, ठीक है जी, भेज सकते हैं, तथा कम मूल्य पर दुनिया भर में बात कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मददगार सिद्ध हुआ है। हमें इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए न्यूयॉर्क का प्रकाशन जो पत्रिका पुस्तक प्रकाशित करना चाहता है, वह लागत कम करने के लिए पत्रिका को पाठ विषय योजना एवं डिज़ाइन को इंटरनेट एवं दूर संचार के माध्यम से अपने मुंबई कार्यालय में भेज देता है। मुंबई कार्यालय उसे मुंबई में ही न्यूयॉर्क से भेजे गए डिज़ाइन के आधार पर प्रकाशित करता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से न्यूयॉर्क भेजा जाता है। पत्रिका के छपाई एवं डिजाइनिंग के लिए पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा एक बैंक से मुंबई के एक बैंक में तत्काल ई बैंकिंग द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई आपको कोई भी सर्विसेज लेना है, मान लो पटना से बैठे बैठे आपको दिल्ली के किसी पर्सन से आपको क्या करना है, मान लो कोई PDF बनवा के, कोई नोट्स बनवा के आपको मेल करवाना है, तो उसको आपने क्या किया, उसको आपने बोला भैया ऐसे ऐसे किताब एक छाप दे, मेरा एक लेटर लिख दे, मेरा एक डिज़ाइन बना दे घर का और मेरे को मेल पे भेज दे, और मैं तेरे को बदले में जो है पैसे जो है क्या कर देता हूँ, गूगल पे कर देता हूँ। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताया हुआ। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से संभव है, तो संचार एवं प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से संभव हुआ है। आगे पढ़ो। इस तरह हम देखते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों को नज़दीक लाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, ठीक है जी, काफ़ी तेज़ किया। दूसरा क्या है, विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, देखो जी, हम लोगों ने पहला जो पॉइंट पढ़ा, प्रौद्योगिकी में प्रगति, यानी दूर संचार और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और ये जो है ना वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए सबसे पहला ये जो है ना ये कारक है, प्रौद्योगिकी में प्रगति होना बहुत ज़रूरी था, वो हुआ है। और जो दूसरा है आपका विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेशों का उदारीकरण, तो वो वाला अभी हम पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो आ जाओ जी, हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कौन सा, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेशों का उदारीकरण। तो अपनी योजनाओं के शुरू के वर्षों में भारत ने अपने यहाँ विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। कब, 1991 से पहले प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी विदेशी लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, निवेश नहीं कर सकता है, कोई भी इंडिया में आके व्यापार नहीं कर सकता है। अगर मान लो जो मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ हैं, ऑडी की गाड़ियाँ हैं, वो इंडिया में आके नहीं बेच सकता। अगर 1991 से पहले एप्पल कंपनी होती और वो फ़ोन बेचना चाहती इंडिया में, तो अलाउ ही नहीं था, वो बेच ही नहीं सकती थी। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, सन 1991 से उदारीकरण व्यापार नीति प्रारंभ की गई, ठीक है। विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर ये अवरोधकों जैसे आयात पर कर आदि को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। दूसरे शब्दों में अब आयात निर्यात बेरोक टोक किया जाने लगा है। विदेशी कंपनियां यहां पर अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती है। अवरोध को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण का नाम दिया गया है। और व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, ध्यान से पढ़ो। व्यापार अवरोधक, इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगता है। सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश के कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए या निर्माण करने के लिए करती है। आगे लिखा हुआ है क्या, विश्व व्यापार संगठन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, विश्व व्यापार संगठन का फुल फॉर्म होता है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये अच्छे से पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें आता है फुल फॉर्म, यानी कि WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं।
इसकी स्थापना जो है 1995 में की गई। इसका जो वर्तमान में कितने लोग मेंबर्स हैं, तो 149 लोग 2006 के अनुसार जो हैं मेंबर्स हैं, यानी कि सदस्य हैं। ठीक है जी। और जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ये लिखा हुआ है कि नहीं, एक बार पढ़ लो। इसका मुख्यालय जिनेवा में, यहाँ ये रहा, इसका मुख्यालय जिनेवा में, ये भी लिखा हुआ। तो ये 4-5 बातें आप इसमें याद रख लो। इसका मेन काम क्या होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया, इसके जितने भी देश मेंबर्स होंगे ना, तो उन देश में आसानी से एक देश दूसरा देश अपना सामान बेच सकता है और खरीद सकता है। ठीक है जी। और कोई भी इसमें, मान लो कि आज की डेट में आईफोन कंपनी इंडिया में बिक रही है। अब इंडियन कंपनी अगर आईफोन को बैन करना चाहे तो आसानी से बैन नहीं कर सकता है। फिर उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा, वो कहेगा अच्छा तुम जो है आईफोन इंडिया में नहीं बेचना दे रहे हो और तुम चाह रहे हो कि माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी जो है वो फ़ोन जो है वहाँ यूएस में बेचे, तो ये संभव नहीं होगा। तो इसमें बीच में कोई भी दिक्कतें वगैरह होती हैं तो WHO क्या करता है, WTO इसकी हेल्प कराता है। तो WTO का ये काम होता है विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है जी। तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बना रखा है। दूसरी ओर विकासशील देशों पर दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को घटाने के लिए विवश किया जाता रहता है। तो थोड़ा बहुत तो ये होता ही है, जो लोग पावरफुल होते हैं, जो देश थोड़े से US वगैरह है, थोड़े से जो है दिक्कत करती हैं, बट क्या ही कर सकते हैं। आगे है क्या, भारत में वैश्वीकरण क्यों है। ठीक है जी। भारत में वैश्वीकरण क्यों, इंडिया को ग्लोबलाइजेशन चाहिए, क्यों चाहिए, तो आ जाओ जी। विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अतिशय आवश्यक है। इसके साथ ही जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक बड़ा देश है, जिसके कारण उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विश्व क्या बड़ा उपभोक्ता बाजार भी, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर मार्केट। विश्व में भाई जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे, उनको उपभोक्ता के लिए, उपभोग करने के लिए सामान वस्तु सेवाएं भी तो ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए जितनी भी बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपना सामान वगैरह जो है इस टाइप के देशों में बेचना चाहते हैं। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन मतलब 140 अरब के अराउंड है, उससे ज़्यादा ही है। और इतनी जनसंख्या है भाई, सबको क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए। अगर हर इंसान को एक एक फ़ोन चाहिए तो 140 अरब फ़ोन की मांग कर रहे हैं हम लोग, इंडिया वाले लोग। अब विदेशी कंपनी देख रही है यहाँ जनसंख्या ज़्यादा, हर किसी को फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पे बेचो। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए जो है वैश्वीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार क्या है, इंडिया है, चाइना है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा तो होने के कारण दुनिया के सभी देशों का निगाह भारत पर है। ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीकी एवं ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तु को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। वैश्वीकरण के समर्थक भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं। तो जो लोग वैश्वीकरण के समर्थन में, कुछ लोग वैश्वीकरण के समर्थक में हैं, कुछ लोग वैश्वीकरण के खिलाफ है। कुछ लोग वैश्वीकरण को चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये अच्छी बात है, वैश्वीकरण होना चाहिए, भारत में भी अच्छा रहेगा विकास के लिए। कुछ लोग चाहते हैं नहीं, भी वैश्वीकरण से बहुत सारे नुकसान हैं। तो क्या क्या नुकसान है और क्या क्या जो लोग सहमत हैं उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। जो पक्ष में है उन्होंने क्या क्या तर्क दिया है वो है, और जो विपक्ष वाले लोग हैं उनके भी कुछ तर्क हैं। आपको पता है हर चीज़ पे क्या होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, कुछ लोग सकारात्मक होते हैं, कुछ लोग नकारात्मक होते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पढ़ाया गया आपको, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको अच्छे से पढ़ो। देखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन कौन कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं, आ जाओ जी। तो इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको FDI, मैंने अभी ऊपर में लिखा था ना, FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है जी। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पहले F फिर D फिर I बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं एक्चुअल में। आ जाओ। तो वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे भारत में विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर पाएगा। अब देखो, वैश्वीकरण होने की वजह से क्या होता है, 1991 में बहुत लोगों ने तर्क दिया कि भैया वैश्वीकरण से क्या होगा, विदेशी कंपनी इंडिया में क्या करेंगे, निवेश करेंगे, पैसे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली भारत का विकास होएगा। यहाँ पे पैसे की आवश्यकता जो पहले कम हो रखी थी वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा पॉइंट बोला उन्होंने, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन कम्पिटेटिव पावर। देखो, वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों में प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को तुरंत विकास हो जाएगा। प्रतियोगी मतलब कि जो कंपटीशन है उसमें भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो लोग जो है अच्छी सेवाएं, अच्छा सामान जो है अपने आप देना स्टार्ट करेंगे उपभोक्ताओं को। फिर क्या, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, फैसिलिटेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को
देशों द्वारा तैयार की गई नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। अच्छी उपभोक्ताओं वस्तुओं की प्राप्ति। अब देखो, अगर मान लो वैश्वीकरण ना किया जाए तो हमारे इंडिया में, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एप्पल जैसी विदेशी कंपनी आके अपना आईफोन नहीं बेचती, या सैमसंग जैसी विदेशी कंपनी अपना आईफोन नहीं बेचती। अगर सैमसंग और आईफोन वाले नहीं बेचते तो हमें अभी भी वही लावा और जो है माइक्रोमैक्स वाले एक कैमरा वाला मोबाइल या कम क्वालिटी, उसमें पिक्चर क्वालिटी सब कम आती, आईफोन और सैमसंग ये सब की जो महंगी महंगी फ़ोन आती है उसमें देखो चांद तक आप फोटो खींच सकते हो। तो ये किसकी वजह से हुआ? वैश्वीकरण की वजह से ही तो विदेशी जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है हमें दे पा रहे हैं और हम लोग आसानी से खरीद रहे हैं काफ़ी सस्ते प्राइस पे। तो उपभोक्ता को अच्छी वस्तुओं प्राप्त होती है इसी की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी अच्छी गुणवत्ता का उपयोग वस्तुओं को संक्षेप सापेक्षता कम कीमत पर प्राप्त करने के योग बनाता है। नए बाजार तक पहुंचना। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों के लिए दुनिया के बाजारों में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया है या हो जाएगा। आगे है क्या? उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। वैश्वीकरण के द्वारा उन्नत मशीन तथा तकनीक के प्रयोग से उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटराइज का जमाना आ गया, आजकल हर चीज़ें कंप्यूटर से बनती है। वैश्वीकरण नहीं होता तो हमारे इंडिया में कंप्यूटर आता क्या? नहीं आता, बड़ा मुश्किल होता कंप्यूटर जैसी चीज़ बनाने। बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो क्या? तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने से ही बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में कुशलता में सुधार होगा। मानवीय पूंजी की क्षमता और उनका विकास। तो शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण वैश्वीकरण के प्रमुख घटक हैं। इससे मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। देखो गूगल जो है ना, और जो आपका जो है जूम टीवी, और जूम ऐप और गूगल मीट गूगल का है, ठीक है जी। तो गूगल की कंपनी भी कौन है? यूएस की कंपनी मानी जाती है। तो ये सब कंपनी नहीं होता तो कोरोना में हम क्या करते हैं, आसानी से वीडियो क्लास नहीं ले पाते ना, बड़ी मुश्किल होती। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? वैश्वीकरण की वजह से हुआ। तो मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। मानवीय पूंजी, शिक्षा तथा कौशल प्रशिक्षण वैश्वीकरण के प्रमुख घटक हैं। इससे मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। भारत सहित विश्व के कई देशों में वैश्वीकरण के गुण दोष को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। भारत में भी एक वर्ग आर्थिक सामाजिक चिंताओं का मानना है कि वैश्वीकरण यहाँ अर्थव्यवस्था के औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र के लिए घातक होता है या होगा। यद्यपि उनके द्वारा दिए गए तर्कों में कुछ तथ्य, उदाहरण के लिए पूंजी एवं श्रम बाजार में इससे अधिक नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जाती है। 21वीं शताब्दी का विश्व पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग युग में प्रवेश कर रहा है। यहाँ चीन व रूस में भी बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी और श्रम के लिए पूर्व के अवरोधों से मुक्ति करा दी गई है। ऐसे परिस्थितियों में, और चीन और रूस सबसे ज़्यादा क्या था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करता था इन सब चीज़ों का, तो वहाँ पे भी अब जो है हट गया है। तो हम लोग रसिया के जो है क्या हैं, बेसिकली बहुत घने मित्र हैं। तो हमने भी रसिया का ही रूल फॉलो किया था, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला, ठीक है जी, 1991 तक। फिर दिक्कत आने लगी तो इसलिए हमने जो है 1991 के बाद जो है अपना क्या कर दिया था, मिक्स इकोनॉमी हमने फॉलो कर लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी परिस्थिति में अब भारत के लिए वैश्वीकरण के महत्व को नकारना मुश्किल है। सच तो यह है कि भारत की औद्योगिक एवं आर्थिक विकासों के लिए वैश्वीकरण की नीति अनिवार्य दिखती है। आगे है जी आपका लास्ट वाला, यहाँ पे लास्ट कह रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है 1991 के पूर्व का वैश्वीकरण। तो पुराना ऐतिहासिक मतलब 1991 में वैश्वीकरण आया, उससे पहले क्या था वो हमें पढ़ना है। भारत में उससे पहले क्या था? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के लिए नई नहीं है। बस 1870 से 1914 के दौरान भी ऐसा एक दौर देखने को आया था। यद्यपि वैश्वीकरण के आज के चरण एवं पहले के चरण में अनेक समानताएं हैं। 19वीं सदी के अंत में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आज की तरह संगठित हुई थी। एक बात में वैश्वीकरण के ये दोनों चरण एक दूसरे से भिन्न हैं, वह है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एवं देशांतरण। पिछले चरण 1870 से 1914 ईस्वी में जहां बड़े पैमाने पर श्रमिकों का बिना बाधा व प्रवाह हुआ, वहीं इस चरण में एक तो प्रवाह की गति धीमी पड़ी है और इसके स्वरूप भी बदल गए हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने के कारक भी दोनों दौरों में लगभग एक समान थे। उन दिनों दो देशों के बीच वस्तु, पूंजी, श्रम के आवागमन पर लगभग रोक नहीं थी। भाप के जहाज़ों, रेल तथा तारों के जरिए यातायात और संचार में भारी बदलाव आए थे। उद्योगों में नई नई प्रबंध और उत्पादक तकनीकी अपनाई जा रही थी। आज के अमेरिका प्रभुत्व, अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, प्रभुत्व है के सामने उन दिनों ब्रिटेन का दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व हुआ करता है। देखो पुराने जो वैश्वीकरण हुआ था ना 1800 से 1914 तक, 1914 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
1914 से लेके 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1919 में ख़त्म हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्ट होने से पहले ब्रिटेन जो था ना भाई साहब, इंग्लैंड, वो सबसे पावरफुल कंट्री था। आज यूएस है, यू नो वेरी वेल। तो ब्रिटेन का जो है ना शासन ऑलमोस्ट दुनिया के आधे से भी ज़्यादा जो है देशों पे उसी का हुकूमत चलता था। ठीक है जी, विक्टोरिया, किंग जॉर्ज, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, इन सब का। तो उस समय भी वैश्वीकरण हुआ था, आदान प्रदान आसानी से अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वो एक ही मार्केट मान रहे थे, वो सभी जगह पे अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे थे, शासन करना चाह रहे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने कम्युनिकेशन, रेल यातायात, मार्ग यातायात, जल यातायात, इन सब में बहुत ज़्यादा जो है विकास करा, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आया जा सके। ठीक है जी। तो उसमें ये बताया गया है कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन आज अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभुत्व है पूरे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। लेकिन उस जमाने पे ब्रिटेन का बहुत दुनिया में वर्चस्व हुआ करता था, तथा पाउंड स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी भूमिका निभा। आजकल यूएस का जो है ना, यूएस डॉलर जो है बहुत पॉपुलर मुद्रा है, लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश का पाउंड बहुत पॉपुलर मुद्रा था। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, देखो जी। अब हम बिहार में बात करते हैं, ये पूरे इंडिया वाइज विश्व वाइज पढ़ा, बिहार में क्या। तो वैश्वीकरण के कारण बिहार का आर्थिक परिवेश में भी बदलाव या बदलता जा रहा है, आर्थिक परिवेश बदलता जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। पूंजी के संबंध में यह कहा जाता है कि जिस तरह पानी की तरलता नीची भूमि में पानी को आकर्षित करती है, उसी तरह पूंजी का निवेश वहाँ होता है जहाँ आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण स्वस्थ हो तथा पूंजी के उत्पाद लाभ को अधिक हो। यानी कि देखो, पूंजी का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा, जहाँ पे ज़्यादा लाभ होगा, वहीं लोग तो पैसे लगाएंगे। तो इंडिया में बहुत लोग जो है बहुत पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही बिहार है, तो बिहार में लोग पैसे कम लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि भैया यहाँ लाभ होने के चांसेस कम है। जिस दिन बिहार सरकार, जिस दिन से, ठीक है, जिस दिन से या जिस साल से बिहार सरकार ये अनाउंस कर देगी कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेंगे लोगों को बिजनेस वगैरह सेटअप करने में, हमारे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ पे पैसे निवेश कीजिए, तो बिहार में भी बहुत ज़्यादा निवेश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे वही लिखा हुआ है क्या, आर्थिक स्वच्छता से हमारा तात्पर्य उद्योग के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी यातायात की सुविधा होना आवश्यक है। तो देखो, बिहार में ये सब बहुत ही कम था ना पहले, अब धीरे धीरे हुआ ना 2-4 सालों में, कोरोना के बाद वगैरह मान लो। तो ये सब अच्छी सुविधाएं, अच्छी बिजली, अच्छे पानी, अच्छे सड़क बिहार सरकार अगर देना स्टार्ट कर देगी ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, औद्योगिक विकास हो जाएगा, उद्योग कारखाने, कल कारखाने बहुत बनेंगे। उसी तरह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए राज्य में अमन चयन का होना, यानी कि जो आपका पुलिस वाला जो वो है, ठीक है जी, कानूनी व्यवस्था जिसे कहते हो आप, वो भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके निवेशक अधिक सुरक्षा कवच के अंदर अपना पूंजी निवेश कर सके। यद्यपि बिहार में शक्ति के साधन के रूप में बिजली पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी सड़क आदि का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है तथा कानूनी एवं व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं भैया। अभी अच्छे से हुआ नहीं, अभी भी चोरी डकैती बहुत होती। यह वैश्वीकरण का ही देन है कि सरकार एवं नागरिकों द्वारा राज्य में आधारिक संरचना का विकास हो रहा है, जिससे राज्य की प्रगति तीव्र हो सके। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, ठीक है जी, ने किसी एक संदर्भ में ये कहा था, देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। तो ये किसने कहा था, ये अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो ये भी अच्छे से आप ध्यान रख लो। आगे पढ़ो जी। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में उपभोग एवं उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है, और इसी कारण वैश्वीकरण के सुखद परिणाम बिहार राज्य में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। प्रगति के वर्तमान स्थिति में अधिक मजबूती लाना होगा, तभी हमें वैश्वीकरण का पूर्ण लाभ हो पाएगा। यानी देखो, अगर ये जो प्रगति चल रहा है ना, तो इसमें क्या होगा जी, वैश्वीकरण का पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ जी बताओ, अधिक मजबूती लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हमारा और उन्नत होगा, तरक्की होगा। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, बल्कि इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, जिसे हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देश के तरह ही बिहार की आर्थिक व्यवस्था एवं वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक प्रभाव ये रहा। तो बिहार पे भी कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में पड़ा था वैश्वीकरण का, वैसी वैश्वीकरण का यहाँ पे पड़ना है क्या, पॉजिटिव इम्पैक्ट। वैश्वीकरण का प्रभाव कहाँ पे, बिहार राज्य पे क्या क्या है देखो जी। तो कृषि में काफ़ी सुधार आया, उत्पादन में वृद्धि हुई है, निर्यात में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, निर्यात, ठीक है जी। इसके अलावा टोटल यहाँ पे आपको पढ़ने हैं 7। तो निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, कृषि में वृद्धि हुई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्राप्ति हुई है, शुद्ध
राज्य घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा है। पहले 6,610 रुपये हुआ करता था, अब ये बढ़ के काफ़ी ऊंचा आया है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये हमने चैप्टर अध्याय 1 में पढ़ा था। विश्व स्तरीय उपभोक्ताओं वस्तुओं की उपलब्धता हुई है, रोजगार व अवसरों में वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनी का भी आगमन हुआ है बिहार में भी। ठीक है, इंडिया में हुआ है, बिहार में भी। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पे थे, दोबारा से आ जाओ जी, बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, आ जाओ। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव पढ़ रहे थे हम लोग। इसके बाद हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था कि सकारात्मक प्रभाव जो है वैश्वीकरण के बिहार के आर्थिक व्यवस्था पे क्या क्या पड़ा है। तो सबसे पहला आपका क्या है, कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुई है, निर्यात में वृद्धि हुई है। इसके अलावा विदेशी विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्रगति हुई है। शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता प्राप्त हो गई हमारे बिहार राज्य में। रोजगार में अवसरों की वृद्धि हुई है और बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन हुआ है बिहार राज्य में। तो आइए ज़रा लाइन बाय लाइन हम लोग फटाफट रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको और कंप्लीट कर लेते हैं ये सारे। तो सबसे पहले कहना है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश की तरह ही बिहार राज्य की कृषि में मानसून की अनिश्चितताएं आश्रित है, अतिशय आश्रित है। ठीक है जी, यही कारण है कि इस वर्ष 2009 में आशा से कम वर्षा होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि आज कृषि उत्पाद के इस गिरावट की स्थिति में भी सरकार यह कहने को सक्षम है कि लोगों के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता की भरपाई की जा सकेगी। क्योंकि वैश्वीकरण, अगर कृषि का उत्पादन कम हुआ है तो सरकार क्या करती है, वैश्वीकरण की वजह से विदेशों से या विदेशी जो क्या है आपके विदेशी उत्पादक जो हैं उनसे हम आसानी से क्या है कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो वैश्वीकरण के ही कारण, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो विदेशी लोग यहाँ पे इंडिया वाले बाजार में कोई भी सामान बेचते नहीं, और नहीं बेचते तो उसकी उपलब्धता होती नहीं, तो हम नहीं खरीद पाते। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से ये एक फ़ायदा है कि अगर मान लो किसी साल हमारे यहाँ पे अनाज वगैरह कम हुआ तो हम जो है विदेश से आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरा क्या है, निर्यात में वृद्धि। तो ये कह रहा है कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से क्या हुआ है, कृषि के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है जी। और निर्यातों में वृद्धि तो अगर मान लो हम जो है पहले क्या होता था, आलू गेहूं धान ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उत्पादन हो जाता था तो हम उसको निर्यात तो कर नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से किसानों को नुकसान होता था। क्योंकि मार्केट में बाज़ार में जो है जब बहुत ज़्यादा पूर्ति हो जाती है तो उसका जो है मूल्य जो है प्राइस जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। तो जितनी लागत होती है उससे भी कम प्राइस पे बिकना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से किसान को बहुत नुकसान होता है। लेकिन आज के डेट में क्या है, वैश्वीकरण के कारण अगर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, ठीक है जी, और इंडियन बाज़ार में उसकी सही कीमत नहीं मिलती है, तो जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ किसान, जो किसान लोग हैं वो अपना जो है वस्तुओं का जो उत्पादन करा है उसको निर्यात कर सकते हैं, यानी कि विदेशों में भी बेच सकते हैं और अच्छे प्राइस कमा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वैश्वीकरण के ही कारण हुआ। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार से किए गए निर्यातों में वृद्धि हुई है। इन निर्यातों के कुछ खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों का निर्यात, कुटीर लघु उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं, निर्माताओं तथा फलों का निर्यात शामिल है। फलों के निर्यात के अंतर्गत बिहार लीची, आम, मखाना का निर्यात होता है। भाई साहब ये याद रख लेना अच्छे से, लीची, आम, मखाना इन सब का निर्यात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। ये किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। फिर अगला पॉइंट है क्या आपका, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग। ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी वैश्वीकरण के कारण ही क्या है ना, जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया में साथ साथ में बिहार में भी जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है जी। और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो क्या थे फाउंडर थे, क्या नाम है उनका, बिल गेट्स, कि वो एक ज़माने में कई सालों तक जो है विश्व के जो है सबसे अमीर व्यक्ति थे, तो वो भी बिहार आके घूम के गए। आपको पता नहीं, आप गूगल कर लेना। ठीक है जी। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी हुआ है और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए काफ़ी दिलचस्पी दिखाई गई है। इससे भविष्य में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में काफ़ी वृद्धि की आशा की जा सकती है। बिजली की कमी के कारण प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग अभी कम है, किंतु भविष्य में बढ़ने की संभावना है।
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हुई है, यानी कि पर कैपिटा इनकम, देश का नहीं बिहार राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, बिहार वाला सकारात्मक पढ़ रहे हैं। पूरे देश का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है और नेशनल इनकम भी बढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ा है, साथ साथ में बिहार की जो सकल घरेलू है और प्रति व्यक्ति आय है बिहार लोगों की, वो भी बढ़ी है। ठीक है जी, तो यही बताया हुआ है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप चालू मूल्यों पर बिहार के शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी बिहार का सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू दोनों आप मानो, ठीक है, शुद्ध का मतलब होता है नेशनल, सकल का मतलब होता है ग्रॉस। तो बिहार का शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में इस अवधि में राज्य का कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। तो राज्य की कुल आय जो है पहले 6,610 रुपये था, अब ये काफ़ी बढ़ा है। इसका डेटा नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखना कि ये काफ़ी वृद्धि हुई है इसमें। फिर है क्या अगला, विश्व स्तरीय उपभोक्ताओं वस्तुओं की उपलब्धता। तो वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजारों में विश्व स्तरीय उपभोक्ताएं वस्तुएं क्या उपलब्ध है, मतलब जैसे आईफोन, सैमसंग, ये सब क्या है, इंडिया का है नहीं, लेकिन बिहार में भी मिलता है। तो किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोबाइल फोन, जूते, ठीक है, रेडीमेड देखते हो आप, लेवाइज के टी शर्ट, एडिडास के जूते पहनते हो, ठीक है, वुडलैंड, ये सारे। तो रेडीमेड वस्त्र, खाद्य पदार्थ एवं कार्य, कोका कोला ड्रिंक पीते हो ना, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, ये सारे खाद्य पदार्थ विदेशी कंपनीज हैं, ठीक है, और जिसको आप बहुराष्ट्रीय कंपनीज बोलते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि अब बिहार के बाजारों में भी उपलब्ध है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जो आप खरीदते हो, ठीक है, डेल का, ठीक है ना। तो ये सारे जो है कहाँ, इंडिया का नहीं है, बाहर के। उसमें जितने भी चिप्स वगैरह लगे होते हैं वो भी सब विदेशी होते हैं, SSD, रैम, ये सारी चीज़ें होते हैं, कैमरा, ठीक है जी, वेबकैम जिसे आप कहते हो, माइक, ये सारी चीज़ें। आगे है क्या, छठा पॉइंट है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, किसकी वजह से, वैश्वीकरण। हम पढ़ रहे हैं क्या, वैश्वीकरण का सकारात्मक जो है प्रभाव जो है बिहार राज्य पर क्या पड़ा है, वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए विदेशों तथा देशों के अन्य भागों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। वैश्वीकरण का ही प्रभाव है कि बिहार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज विदेशी में नौकरी कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड जैसी बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नौकरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो है अमेरिका और इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देशों में, ठीक है जी, बिहार के बहुत लोग इंजीनियर करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके वहाँ पे काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण ही। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा शाखा का आगमन। वैश्वीकरण का प्रभाव है कि बिहार में बहुराष्ट्रीय बैंकों जैसे HDFC बैंक का आगमन हुआ। HDFC बैंक जो है आपका HSBC बैंक, वो विदेशी बैंक, तो उसकी वजह से ही जो है बिहार राज्य में भी है। बिहार राज्य में भी क्या है आपका, बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार में उतर रही है, जैसे बजाज एलायंस, ठीक है, बिरला सन लाइफ, टाटा AIG, ठीक है, अवीवा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वैश्वीकरण के चलते ही क्या हैं, बिहार में भी जो है इनका आगमन हो गया है। और अल्टीमेटली क्या है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय और बिहार का शुद्ध सकल घरेलू आय, ये सब जो है बिहार का जो विकास है, इन सब में उदारीकरण का भी जो है और वैश्वीकरण का भी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, महत्वपूर्ण। तो वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाजार में भी बड़े पैमाने पर विश्व बाजार का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन उपलब्ध है। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व की उन्नत देशों की शैक्षणिक संस्थाएं अपना केंद्र बिहार में खोलने को इच्छुक हैं। बिहार के प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञों की मांग विदेश में बढ़ी है और शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर आने लगे हैं। विगत वर्षों में बिहार के आधारभूत संरचना के विकास के कारण विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में बिहार आने लगे हैं। विश्व मुद्रा बाजार में बिहार में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने थे। सकारात्मक किस चीज़ का, सकारात्मक जो है वैश्वीकरण का सकारात्मक जो है परिवेश बिहार में और बिहार के इकोनॉमी पे, कहाँ पे, यहाँ से बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ना था सकारात्मक। अब हम नकारात्मक की बात करें, यहाँ पे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, बिहार की आर्थिक जीवन पर वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसे हम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जो पहला है वो कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा, ठीक है जी, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो बिहार के एक कृषि प्रधान राज्य, हमें पता है बिहार क्या है, हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि 80%
या 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग जो है अभी भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे काफ़ी कम है। राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना काफ़ी है, लेकिन इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात जितना निवेश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। तो कुछ लोग जो नकारात्मक लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो, वैश्वीकरण से जितना निवेश होना चाहिए था, ठीक है जी, भाई निवेश तो हुआ है काफ़ी, वो सकारात्मक हो गया, लेकिन जितना निवेश होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, बहुत ही कम हुआ है, ये बताया हुआ। तो इसीलिए लोग उपेक्षा करते हैं। आगे है कुटीर एवं लघु उद्योग का विपरीत प्रभाव। कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव, तो इसमें क्या पढ़ना है, पढ़ो जी। बिहार में बड़े पैमाने के उद्योग धंधे कम हैं। यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योग जो है ज़्यादा है। वैश्वीकरण के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का सामना करना पड़ता है, जो क्वालिटी में इससे अच्छी एवं सस्ती होती है। और चीन द्वारा निर्मित खिलौना से हमारा बाजार पट गया है। चीनी खिलौनों ने हमारे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों द्वारा निर्मित खिलौनों को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि चीनी खिलौना जो है आपको आकर्षक एवं सस्ते। अब देखो ना, वैश्वीकरण से क्या हुआ, वैश्वीकरण से विदेशी कंपनी जो है इंडिया में अपना सामान बेचती है। विदेशी कंपनी का सामान काफ़ी आकर्षक लगता है और बड़े ही कम प्राइस पे मिलता है। और वहीं हमारे बिहार में जो हस्तशिल्प वाले लोग थे, हाथ से वगैरह या छोटे मोटे जो उद्योग कारखाने वाले लोग थे, वो जो हैं वो सामान वगैरह बनाते थे उस टाइप का। मान लो कोई खिलौना है, तो जो बिहार में जो खिलौना बनाने वाली कंपनीज वगैरह हैं वो खिलौना बनाती थी ना, तो उसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता था, तो मार्केट में उसका जो मूल्य है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिलता था, बहुत ज़्यादा मूल्य पे। चाइनीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में वो सामान बनाती हैं, मान लो खिलौना, तो उनके खिलौना काफ़ी आकर्षक भी होते हैं और काफ़ी सस्ते भी होते हैं। आपको पता है जब मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो, जैसे फुलझड़ी दिवाली में जो आप लड़ियाँ जलाते हो वो ज़्यादातर जो है चाइनीज़ से ही बन के आता है, ठीक है जी। तो काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाता है, 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में। ओके, दिए वगैरह आजकल इलेक्ट्रॉनिक दिए मिलने लगे, तो सब जो है ना बेसिकली क्या है, ये वैश्वीकरण का ही कारण। और इसकी वजह से क्या हुआ, बिहार के कुटीर और लघु उद्योग जो है ना उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, ठीक है जी। कई कारखाने तो बंद भी हो गए। आगे है क्या, थर्ड वाला पॉइंट है क्या, रोजगार पर विपरीत प्रभाव कैसे पड़ा है। चूंकि बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, जैसे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग, तो भैया जब ये कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग जो ना बहुत ज़्यादा थे पहले, अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, ये सब धीरे धीरे कैसे बंद हो गए कि भाई जो सामान ये लोग बनाते थे वो ऑलरेडी कम कीमत पे अच्छे क्वालिटी में मार्केट में बाजार में अवेलेबल था, तो लोग उसको खरीदना स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे ये कंपनियां बंद हो गई। अब ये कंपनियां बंद हो गई तो इसमें जो रोज़गार लोग काम कर रहे थे तो वो भी क्या हो गए, उनकी काम जो है बंद हो गया, तो वो लोग बेरोजगार हो गए। तो यही बताया हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के आने से उद्योग की बहुत सारी इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके कारण बहुत सारे श्रमिक बेरोजगार हो गए। तो ये सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या हो गई, सारी इकाइयां बंद तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, एक तरीके से बेरोजगार हो गए, यही सारी इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्या, आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम विनिवेश मतलब इन्वेस्टमेंट जो है कम हुआ है। हमारे यहाँ आधारभूत बिहार स्टेट में खासतौर से आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं है, ठीक है, उसकी कमी की वजह से जो विकास के कारण में क्या हुआ, कम विनिवेश हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिहार में पूंजी निवेश उतना नहीं हुआ जितना वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश के अन्य राज्यों में हुआ है। गुजरात में और आपका पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। इसका कारण यह है कि बिहार में आधारभूत संरचना की कमी है, क्योंकि यहाँ पे आधारभूत संरचना है नहीं, सड़क, बिजली, विश्व स्तरीय होटल, हवाई अड्डे, ये सब नहीं है। अब धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ ना, आज से 5 साल पहले जाओ, 2009 का डेटा हुआ, 2009, 10, 11, 12 में ये सब उतनी आधारभूत संरचनाएं थी नहीं अच्छी, ठीक है जी। तो इसीलिए जो है कम विनिवेश लोग करते थे, यहाँ आए ही नहीं। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई कदम उठाए, परंतु इस क्षेत्र में और अधिक कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रकार निष्कर्ष यह तौर पे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक अथवा लाभकारी प्रभाव इनके नकारात्मक प्रभावों की तुलना में अधिक वजन रखते हैं। तो कहने का मतलब काफ़ी हद तक जो है ना सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हुआ है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव जो है अभी भी बहुत ज़्यादा हुआ है वैश्वीकरण की वजह से नकारात्मक प्रभाव की तुलना में। स्पष्टतः वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर से नहीं बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। वास्तव में वैश्वीकरण एक उभरती हुई एवं सशक्त अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता है, जिसकी अपनी एक गति है। बिहार में समय के साथ साथ गति सशक्त होती चली जाएगी। इसके लिए हमें वैश्वीकरण के लाभों को अधिकतम एवं इससे
इसके जोखिम को न्यूनतम बनाने का प्रयास करते रहना पड़ेगा या रहना होगा। फिर आगे पढ़ो जी, 1991 की आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक पॉलिसी। आवाज़ हो जी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं ये आपके आगे के, आप चाहे 11वीं में जाओ, 12वीं में जाओ, या फिर आप बीए बीकॉम करो, अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ोगे, ठीक है जी, इवन आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी, एसएससी, जितनी भी बैंकिंग की तैयारी वगैरह करोगे ना, उन सब में आपको ये चीज़ें पढ़ना है। तो इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क लगा लो, सब जगह पे आएगा, इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। इसका नाम है क्या? 1991 की आर्थिक सुधार, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। और मैं बार बार इस पर चर्चा कर रहा हूँ। इसको किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स पीएम, ठीक है। तो 1991 में यही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे एफएम थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? वित्त मंत्री। ये उस समय वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने ही सुझाव दिया था 1991 में कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सिंपल मतलब क्या होता है? 3 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है 3 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोलूँ तो आपका क्या होता है? निजीकरण, ठीक है जी, उदारीकरण, जो हमने ऊपर में पढ़ के आए, उदारीकरण, और आपका जो है वैश्वीकरण, ठीक है। हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, समझ आ जाए। ये रहा ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसे ही हमको क्या बोलते हैं? ये रहा, यहाँ पे डायग्राम बनाए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? आर्थिक नीति बोलते हैं। नई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में, जो 1999 बोला, 1991 में एफएम थे हमारे वित्त मंत्री। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 10 सालों के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। मोदी जी आए हैं 2014 में। 2014 से पहले 2004 से लेकर 2014 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है जी। अब अभी 2022 है, तो 2014 से 2022 तक अभी तो प्रधानमंत्री कौन है हमारे? मोदी जी हैं, ठीक है। उसके बाद की बात पता नहीं कौन रहेगा। 2014 में फिर से इलेक्शन होगा, जो भी होएगा वो उस हिसाब से बनेगा, तो आगे की बात हम नहीं कर सकते। आगे आज़ादी, तो 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय। अब देखो ये सारे क्यों हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, जो हम आर्थिक सुधार जो है हमने ये अपनाया 1991 में, ये क्यों अपनाया, कैसे अपनाया? जो मैंने कहा था ना, 15 दिनों के लिए हमारे पास सिर्फ रह गया था पैसे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, जिससे हम आयात वगैरह सिर्फ 15 दिन तक ही कर सकते थे। तो ये सारी कहानी इसमें बताएगा। अब आपको आ जाओ विस्तार से पढ़ते हैं। तो 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उससे राजस्व से इतना अधिक हो गया था, उसके धारक क्षमता से अधिक माना जाने लगा। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र हो रही थी कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा के संरक्षित भंडार 15 दिनों के लिए, ओहो कितने दिनों, 15 दिनों के लिए ही आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं की ब्याज दर चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। उस समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि भारत में 49 क्विंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में बंधक रखना पड़ा। समझ में आई बातें? ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने संकट को और गहरा बना दिया। इस सभी कारणों से सरकार ने 1991 के कुछ नई नीतियों को अपनाया, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। और नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें मेन 3 आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें हाईलाइट जो कर दिया। 15 दिनों के लिए हमारे पास आयात करने के लिए फॉरेन यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। विदेशी ये सेम लाइन, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के लिए ही रह गया था। और 1991 में जब हमने 1990 से 91 बोलते हैं, 90 से 91 का मतलब क्या होता है? यानी कि होता है मतलब 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991। क्योंकि जब मैं साल की बात करूँ ना, तो साल क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहते हैं। जो भी बजट बनाते हैं, जो अकाउंटिंग बनती है ना, जो भी डेटा, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद 1 साल का निकालते हैं, तो 1 साल जनवरी से दिसंबर का नहीं निकालते। कंपनी वगैरह ये जो बिजनेस लोग करते हैं ना, वो सारे के सारा उनका ईयर जो होता है, बिजनेस ईयर, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर एक ही बात होती है। ये ईयर जो होता है 1 अप्रैल 2000 कहने का मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है, ना कि जनवरी से दिसंबर वाले ईयर को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 91 90 से 91 लिखा हुआ।
तो 1991 में क्या है, आर्थिक नीति लाई गई। और क्यों लाया गया? क्योंकि हमारे पास 15 दिनों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, 15 दिनों के आयात करने के लिए, और साथ साथ में उस समय में हमने 49 क्विंटल सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाके जमा कराया, गिरवी रखा था। ठीक है, कि भैया हमें पैसे दो, लोन दो, और हमारे सारी चीज़ें दिक्कतें जो आ रही हैं इसको ठीक करो। तो हमने लोन भी लिया था, अपने रुपए का वैल्यू भी घटाना पड़ा था, समझ रहे हो। आगे पढ़ो। आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या है? आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? देखो, भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब है उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया। ये आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, ये आर्थिक सुधार जो है उदारीकरण, पहला है आपका कौन सा? निजीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीतियों पर आधारित है। अतः हम इसे एलपीजी कहते हैं, एलपीजी की नीति भी कहते हैं शॉर्ट में, और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, एलपीजी की व्याख्या। तो इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। ठीक है, नई आर्थिक नीति जब भी बोले तो इसका मतलब है 1991 वाला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू आर्थिक नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अच्छे से पढ़ लो। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बड़े ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से इंपॉर्टेंट लगा लो और पढ़ना। देखो, आर्थिक सुधारों अथवा आर्थिक नीतियों यानी कि नई आर्थिक नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें टोटल 7 उद्देश्य हैं। ठीक है जी, 7 कौन कौन से? देखो, इसका क्या हमारा उद्देश्य क्या था, क्यों हमने आर्थिक नीति अपनाया 1991 में? तो इसका उद्देश्य पहला था उत्पादन इकाइयों की कुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना, कंपटीशंस को बढ़ाना, और भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एवं तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधन का प्रयोग करना, वित्त क्षेत्र में सुधार लाना तथा इससे आधुनिक बनाना ताकि यह अर्थव्यवस्था की जरूरतों को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादक में सुधार लाना तथा उनके क्षेत्र में अधिक युक्ति संगत बनाना। तो ये 7 जो है आपको दोस्त अच्छे से रट्टा लगा लो, पढ़ लो और समझ लो। ठीक है जी। तो पहला क्या है कि भैया जो उत्पादकता है, पहले जो उत्पादकता होता था, उत्पादकता मतलब कि किसी भी वस्तु और सेवाओं का जो हम प्रोडक्शंस करते थे वो कम होता था, तो उसमें जो है और अच्छा से वृद्धि कर पाएँ और अच्छे क्वालिटी के सामान बना पाएँ। ठीक है जी। पुराने ज़माने के पंखे, टीवी देखोगे ना तो कैसे होते थे, तो उदारीकरण, निजीकरण और जो है आपका वैश्वीकरण के कारण ही आजकल क्या है एलसीडी और एलईडी वाला टीवी, हम फ्लैट वाला टीवी, पुराने ज़माने में इतना सीआरटी टीवी होता था, इतने बॉक्स वाइज। ठीक है ना, तो ये सब उसी की वजह, तो उसको हम बढ़ाना चाहते थे, इसलिए हमने वो एलपीजी लाया, यानी नई आर्थिक नीति अपनाया। तो उसका परिणाम यह है कि देख लो प्रौद्योगिकी में, ठीक है जी, शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है जी, प्रतियोगिता, आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमारे विदेशी विनियोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विकास दर हमारा बहुत बढ़ा है, पहले कम होता था। तो ये सब उसके कारण थे, ये उद्देश्य थे कि ये सारी चीज़ें हमें बढ़ानी है, इसलिए हम आर्थिक नीति अपना रहे हैं, और जो कि बाद में हुआ भी। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता दिया। फिर क्या आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीतियों का मुख्य विशेषता क्या है? तो देखो जी, मुख्य विशेषता, नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषताएं व्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण करना है। ठीक है जी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की चर्चा इस अध्याय से पहले भी हो चुकी है। ठीक है, पहले भी हमने पिछले चैप्टर्स में भी करा हुआ है। ठीक है ना, तो ये है नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार, एक ही बात है, जिसका मतलब है एलपीजी। और आगे पढ़ो, तो आगे लिखा हुआ है वैश्वीकरण एवं आम आदमी, वैश्वीकरण एवं आम आदमी, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉमन मैन, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉमन मैन, इसका मतलब क्या है? पढ़ो। देश में, बस खत्म होने वाला, 2-3 पेज है। देश में सामान्यतः लोग, ऐसे लोगों की संख्या अधिकतम होती है जो उपभोग की न्यूनतम सेवाओं, सुविधाओं से या वो वंचित रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? या उस सीमा रेखा से थोड़ा ऊपर होते हैं। देखो, देश में अधिकतम संख्या ऐसे लोगों की है जो न्यूनतम जो सुविधा है ना उससे या तो कम रहते हैं या ऊपर रहते हैं। सामान्यतः आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, समाज के ऐसे वर्ग समूह को कहते हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो सामान्य उपभोग की सुविधाओं से वंचित रहते हैं। नॉर्मल सामान जो चीज़ें होती है उससे वंचित रहते हैं। जैसे मोस्टली जो अमीर लोग हैं, ठीक है, वो हमेशा आईफोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप बढ़िया, ठीक है, और हम लोग जो है नॉर्मल फ़ोन आजकल यूज़ करते हैं। समझ रहे हो बात को? जो आम आदमी होता है, काम चलाओ, तो जो किसी तरह अपनी जीविका का निर्वहन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे वगैरह कम होते हैं, इसलिए भारत में वर्तमान के वर्ष 2009-10 में
करीब करीब 88 कह रहा हूँ 85% लोग ऐसे हैं जिनकी आय कम है और जिन्हें जीवन यापन की सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे वर्ग समूह को ही हम आम आदमी कहते हैं। तो आम आदमी किसे कहते हैं ये भी लिखा हुआ है। आम आदमी का मतलब है वो आदमी जिनको 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 क्या है सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं उसे आम आदमी कहते हैं। जीवन यापन के लिए सामान्य सुविधाएं जिन्हें उपलब्ध नहीं होती हैं उसे हम आम आदमी कहते हैं। और ऐसे आम आदमी की संख्या क्या है 85% है इंडिया में, मतलब 15% के अराउंड ही बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं जो अमीर लोग हैं। और वैसे भी पूरा विश्व में देखो ना तो 10 से 15% लोगों के पास ही विश्व का 90% जो है पैसा है, धन है, और 10% पूरे विश्व का लोग जो है वो अमीर है। तो 800 जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या हमारा है, तो टोटल जो है 800 करोड़ की जनसंख्या है पूरे विश्व का। तो उसमें से 10% मतलब 80 से 100, मान लो 80 से 100 करोड़ लोग ही अमीर हैं, बाकी सब के सब गरीब या सामान्य लोग। तो आगे लिखा हुआ क्या, NCAERE दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने 2006 में 6 के प्रकाशित द ग्रेट इंडियन मॉल क्लास, क्या लिखा हुआ है, द ग्रेट इंडियन मॉल क्लास में आय के आधार पर यह बतलाने की कोशिश की है कि भारतीय सामाजिक संरचना में आम आदमी कितना भागीदारी देता है। तो लगभग पूरे जनसंख्या का 85% लोग ऐसे हैं जो जीवन यापन की सामान्य सुविधाओं से वंचित हैं या जिन्हें जीवन की न्यूनतम सुविधाएं मुश्किल से उपलब्ध होती है, तभी तो उनको आम आदमी कहते हैं। तो भारत के आम आदमी जिसकी संख्या इतनी बड़ी है और जनतांत्रिक व्यवस्था में इनकी भागीदारी बहुत बढ़ जाती है, यही कारण है कि भारत व्यवस्था में चुनाव के समय हर पार्टी के घोषणा पत्र में आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के वादे किए जाते हैं। सिर्फ वादे ही होते हैं भैया, करता कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है जब आम आदमी पढ़ा लिखा हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो हमें वोट नहीं देगा, क्योंकि हम काम नहीं करते। जितनी भी पार्टी, हर कोई दूध का दूल्हा नहीं है, हर कोई करप्शन करता है भाई, आप लोगों को भी पता है। एक पंचायत, एक जो है सरपंच लेवल से लेके जो है एक CM PM सब करते हैं, तभी हमारा देश पीछे। तो यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि आम आदमी न केवल गरीबी रेखा के नीचे के लोग ही नहीं, बल्कि गरीबी रेखा के नीचे सीमा क्षेत्र के ऊपर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सामान्य जन उपयोगी सुविधाएं मुश्किल से उपलब्ध होती हैं। वैश्वीकरण के इन युग में हमें यह देखना होगा कि आम आदमी को वैश्वीकरण से क्या लाभ प्राप्त होता है या फिर उनका क्या सामान्य जीवन पहले से अधिक दुर्लभ हो गया है। तो वैश्वीकरण के द्वारा जहां एक विदेशी पूंजी का बड़ी मात्रा में आयात होने लगा है और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उद्योग का केंद्र सस्ते श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में लगाने लगे हैं, पूंजी और उद्योग के क्षेत्र में विदेशी पूंजी के लगने से लोगों को अधिक रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। तो हमें ये पढ़ना है आम आदमी के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ना है, वो भी हमें पढ़ना है। तो आइए ज़रा निम्नलिखित रूप से ये जो है कुछ प्रभाव पड़े हैं, कौन कौन से, आइए ज़रा देखते हैं। तो 3 है मेन प्रभाव, उसके बाद ये है बुरा प्रभाव, ये है कुछ अच्छा प्रभाव, ठीक है जी। अच्छा प्रभाव 3 है, 1 2 3, और यहाँ से है आपका बुरा प्रभाव यहाँ पर, और ये अच्छा प्रभाव। तो ये है आपके अच्छे प्रभाव, गुड, ठीक है जी। और ये आप लिख लो ये बैड, तो बैड में आपका जो है बुरा प्रभाव है 5, ठीक है जी। तो पहला क्या है, उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। देखो जी, उपयोग करने के लिए आधुनिक जो है ना संसाधन की उपलब्धता वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। यह है अच्छा प्रभाव कि वैश्वीकरण की वजह से ही अच्छे क्वालिटी के गुड्स एंड सेवाएं, ठीक है जी, बढ़िया क्वालिटी के गुड्स एंड सेवाएं जो हैं और कम मूल्य पे हमें प्राप्त मिल रहा है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों ने उच्चतम उत्पादन लोगों को उपयोग के लिए उपलब्ध हो गए हैं। उदाहरण के लिए जहां आम आदमी रेडियो से मनोरंजन प्राप्त करता था, अब उनके लिए विभिन्न कंपनियों ने रंगीन टेलीविजन, ठीक है, LED LCD, वो फ्लैट वाला टीवी, समझ रहे हो बात को। रोजगार की बढ़ती हुई संभावना, वैश्वीकरण के कारण ही औद्योगिक प्रसार होने के कारण रोजगार के नए नए क्षेत्र खुल गए हैं, जिनसे कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार का अवसर। आजकल हर कोई यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहा है, क्यों, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की ही तो वजह से हुआ है, ठीक है जी। आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता, तो वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकसित देशों के आधुनिकतम तकनीक अन्य विकासशील देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगा है, जिससे आम आदमी के लिए आधुनिक या आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग का दरवाज़ा खुल गया है। मोबाइल, स्मार्टफोन पहले हुआ करता था नहीं, वैश्वीकरण के ही कारण आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास आ गया है, हर कोई 4G यूज़ कर रहा है और कुछ 5G ऑलरेडी लॉन्च हो गया है इंडिया में, और 5G भी धीरे धीरे हर गांव शहरों में भी आ जाएगा, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। फिर जो है जो अभी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है डाउनलोडिंग में, मूवी वगैरह देखने में, 5G आने पे एकदम फटाफट स्पीड डबल हो जाएगा भाई साहब,
ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। आगे हमें कुछ बुरा प्रभाव पड़ना है, कौन कौन सा, पहला है क्या, सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। अब देखो, जो लोग कुशल नहीं है, जिनको मोबाइल कंप्यूटर चलाने नहीं आता, आज के डेट में उनको रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो गया, टफ हो गया, या खराब वाला रोजगार मिलता है, कम जो है उनको मेहनत वेतन वाला रोजगार मिलता है। तो वैश्वीकरण के कारण कंप्यूटर युग आ गया, तो आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, सब चीज़ें आनी चाहिए, तभी तो आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। अगर सरकारी नहीं मिला तो प्राइवेट नौकरी में कंप्यूटर नहीं आता तो आपको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें कंप्यूटर से ही होता है ऑफिस वगैरह में। फिर है क्या, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। और अगर वैसे आज के डेट में कंप्यूटर आना सभी को जरूरी है, मोबाइल के साथ साथ। भैया आज का डेट ऐसा हो गया है, आज का युग ऐसा हो गया है, आपको ईमेल भेजना है, वीडियो कॉल करना है, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको, कोई भी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आपको कंप्यूटर में मिलेगा। टिकट बुक करना है, बस का, आपका ट्रेन का, ओला, टैक्सी, ये सब ऑनलाइन आपको सामान मंगाना है, तो सब चीज़ों के लिए आपको क्या आना चाहिए, कंप्यूटर या मोबाइल। ठीक है जी। तो ये चीज़ कह रहा है क्या, आपका बुरा प्रभाव क्या है, सामान्यतः जो कम कुशल लोग हैं ना, उनके लिए क्या हो गया, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। अब देखो जी, वैश्वीकरण के कारण बड़ी बड़ी कंपनी जो है और अच्छी अच्छी कंपनी जो अच्छे अच्छे सामान वगैरह जो है बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं कम कीमत पे, तो उसकी वजह से जो आउटडेटेड सामान और ख़राब क्वालिटी के गुड्स वगैरह जो है, आपको जो है वस्तुएं जो है ज़्यादा प्राइस पे पहले देता था, अब उनके बीच कंपटीशन हो गया है, उन्हें भी अच्छा क्वालिटी का सामान देना पड़ेगा। तभी तो माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनी क्यों पिट गई, क्योंकि उनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती थी मोबाइल फ़ोन की, और वो उस टाइप की क्वालिटी नहीं दे पाते थे। और दूसरा सैमसंग वगैरह कंपनी जो है, वो वीवो, MI, ये सब जो है स्मार्टफोन ला रहा था सस्ते प्राइस में, और सारे फैसिलिटी, सारे अच्छी क्वालिटी के सामान दे रहा था। तभी तो जो आपकी, जैसे अब मान लो कि सैमसंग की कंपनी वो टीवी बनाती है, और MI की कंपनी वो भी टीवी बनाती, तो MI वाले 10-12 हज़ार में 32 इंच का LED दे रहे हैं, और सैमसंग वाले पहले 20-20, 25-25 हज़ार लेते थे, तो कंपटीशन बढ़ गया। अब सैमसंग वालों को भी क्या करना पड़ रहा है, अपनी कीमत की, अपने टीवी की जो कीमत है उसको घटाना पड़ रहा है। ठीक है, अभी भी उनकी ज़्यादा होती है, और MI वाले जो है बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा ना आपस में, तो इससे अल्टीमेटली क्या है, कस्टमर को, उपभोक्ता को ही फायदा होता है। तो वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने से देश के अंदर उत्पादकों को विदेशी ऐसी वस्तुओं से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है जो उन्नत तकनीक के कारण उच्च स्तर के होते हैं, अत्याधुनिक पैकेजिंग के कारण आकर्षक भी दिखते हैं। श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। श्रमिक संगठनों के द्वारा आम मजदूरों की न्यूनतम मांगों को संगठित रूप में मांग की जाती है, जिससे श्रमिक को समान वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध होने लगती है। अब क्या है, वैश्वीकरण के कारण श्रम कानून में लचीलापन आया है, जिससे श्रमिक संगठन की कमजोर हो गया है। इससे आम श्रमिकों की उचित सेवा उपलब्धताओं को मिलने से अधिक कठिनाइयां आने लगी। पहले क्या होता था ना, मजदूर लोग आपस में एक संगठन बना रखे होते थे, और वो जो चाहते थे वो डिमांड करते थे कि नहीं भाई, हमारी हर लोगों की जो है सैलरी जो है एक दिन का इतना होना चाहिए, एक महीने का इतना। लेकिन वैश्वीकरण के कारण क्या है ना, कि अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, उनकी वेतन वगैरह कम मिलने लगा है वैश्वीकरण के कारण। अब एक आदमी जो है, अगर वो जो संगठन था वो अगर काम करने को नहीं रहता तो क्या हो जाता है, वो कंपनी जो है दूसरी जगह से श्रमिक से काम करवा लेता है। तो इसलिए अब वो संगठन का क्या हो गया, प्रभाव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई। मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई। वैश्वीकरण के कारण मध्यम एवं छोटे उत्पादकों के लिए उत्पादन की क्षमता बनाए रखने में अनेक कठिनाइयाँ होने लगी है। प्रकृति का यह एक सामान्य नियम है कि पानी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को खा जाती है, वैसे ही बड़ी कंपनियाँ वैश्वीकरण के आने से छोटे जो बिजनेस वाले, छोटे कल कारखानों, उद्योग वाले को वो खा गया एक तरीके से। ठीक है जी, खा गया मतलब उसकी कंपनी बंद हो गई, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे सामान का उत्पादन करती है और कम प्राइस पे बेचती है। तो इससे छोटी कंपनियों को क्या होने लगा, प्रतिस्पर्धा की वजह से उनकी सामान, जो वस्तुएं मार्केट में बिकना बंद हो गया, तो उनको अल्टीमेटली अपना दुकान बंद करना पड़ा। तो उसी तरह वैश्वीकरण के कारण जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आने लगी, उससे मध्यम एवं छोटे उद्योग एवं व्यवसायों का अस्तित्व जो है खतरे में आ गया और उत्पन्न हो गया, कहीं तो बंद भी हो गया। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट क्या है, वैश्वीकरण के कारण अब देश एवं विदेश के बड़े बड़े पूंजीपति फार्म हाउस बनाने लगे हैं, बड़े बड़े खेत बनाते हैं, और बड़े बड़े खेतों में जो है बड़े पैमाने पे जो है क्या है, उत्पादन करते हैं किसी भी सामान का, गेहूं, चावल, धान, आटा, ठीक है, आलू वगैरह, इन सब का। तो उसकी वजह से जो छोटे लोग हैं, छोटे 1 कट्ठे 2 कट्ठे ज़मीन में जो खेती करते थे पहले, अब उनको थोड़ा दिक्कत आने लगा है। ठीक है, उनकी कई बार क्या है, कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाती, तो ये भी एक संकट हुआ है। तो आगे इसी में यही पढ़ना है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में भी अधिक पूंजी निवेश के द्वारा कम श्रम शक्ति से ही अधिक उत्पादन प्राप्त होने लगा है। वैश्वीकरण के कारण वो लोग जो है ना, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह का उद्योग यूज़ करके प्रोडक्शन, उत्पादन जो बहुत ज़्यादा करते हैं, मशीनरी ट्रैक्टर वगैरह से खेती करते हैं। यहाँ पे 1 कट्ठे में मजदूर जो है खुद ही से कुदाल वगैरह इन सब से खेती कर रहा है। ठीक है, तो उसको
खर्चे ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये सारे कारण। वैश्वीकरण का आम लोगों पर कुछ अनुकूल एवं अधिक विपरीत प्रभावों को देखने के बाद हम यह निष्कर्ष पे आते हैं कि वैश्वीकरण से आम लोगों को लाभ से अधिक हानि हुआ है। अब देखो, वैश्वीकरण से क्या हुआ है, आम लोगों पे, आम आदमी पे लाभ कम हुआ है, हानि ज़्यादा हुआ है। लेकिन जब ओवरऑल देश की बात करें, राज्य की बात करें, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था वैश्वीकरण से जो है ओवरऑल फायदा ज़्यादा हुआ था और नुकसान कम हुआ था, आम आदमी पे उल्टा प्रभाव पड़ा है। तो ये चीज़ इसमें बताया हुआ है। तो यह सत्य है कि वैश्वीकरण से पूंजी उत्पादन एवं आय में वृद्धि हुई है। ये सच है भाई, पूंजी आय उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, किंतु वृद्धि का यह लाभ जो है समाज के मुट्ठी भर धनी लोगों को ही मिला है। ठीक, सिर्फ अमीर लोगों को ही इसका जो है फायदा ज़्यादा हुआ है उदारीकरण का, गरीब लोग, आम आदमी को तो मुश्किल हुआ है। तो 85% की सार्वजनिक संख्या में आम लोग का जीवन कठिन हो जाने की संभावना है। अतः विकास की व्यू रचना समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। ठीक है, देश का आम आदमी बहुत मुश्किल से अपने जीवन यापन की न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त कर पाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या है, वैश्वीकरण के कारण अन्य देशों में उत्पादित उच्च मूल्य की वस्तुओं का उपभोग करना कठिन है। देश के आम आदमी गरीबी, भूखमरी आदि के शिकार होते रहे हैं। इसी कारण उन्हें वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं मिलता है। यह बात अलग है कि अर्ध विकसित एवं विकासशील देशों में सस्ते श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण नए नए उद्योग की स्थापना और विकास की जाती है, जिससे देश के सामान्य कुशलता प्राप्त श्रमिकों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आम लोगों का वैश्वीकरण के प्रभाव को देखने से यह पता चलता है कि तत्काल में भारत के आम लोगों को वैश्वीकरण से प्राप्त लाभ मिलने की संभावना कम है। 21वीं सदी में भारत के विकास के संबंध में जो संभावित स्थिति बनती है, उसमें भारत एक संपन्न विकसित देश होने की कगार पर है। जाहिर सी बात है, अभी हम लोग भी जो है ना डेवलप्ड होने की कगार पे, हम लोग बहुत तेज़ी गति से विकास कर रहे हैं अपने देश का। 21वीं सदी की बात करें, ऐसी स्थिति में वर्तमान में यदि न्यूनतम पूर्ण वितरण प्रणाली, ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली तथा क्षेत्रों में समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमें अध्याय 1 में पढ़ना था। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब दोबारा से बता दे रहा हूँ, जब समाज के सभी वर्गों का एक साथ एक तरीके से विकास हो या एक साथ समान विकास होता है, तो हम उसे इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास कहते हैं। तो के आधार पर समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का संतुलन विकास किया जाए तथा वैश्वीकरण का तत्कालिक लाभ आम लोगों को प्राप्त हो सके। विकास की गति में वृद्धि के साथ साथ आम लोगों को मिलने वाली सामान्य सुविधा में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे हम कह सकते हैं कि यदि विकास की गति में तीव्रता आई तो आम लोगों को वैश्वीकरण से पर्याप्त लाभ हो सकेगा। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए देश में ईमानदारी से सभी वर्गों के उत्थान के लिए योजनात्मक कदम उठाना होगा, जिसे हम समावेशी विकास के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तभी जाके विकास होगा। अगर समाज के सिर्फ अमीर लोगों को ही विकास का क्या होगा, वैश्वीकरण का फायदा देंगे, सिर्फ अमीर लोग अमीर बनते रहेंगे, गरीब लोग गरीब रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो समावेशी विकास बहुत ज़रूरी है। अगर ओवरऑल आपको विकास करना है, पूरे भारत को विकसित देश बनाना है, तो आपको सिर्फ अमीर नहीं, अमीर गरीब सभी को लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं उनको भी जो है बहुत सारी सेवाएं, सुविधाएं, वस्तुओं का उपलब्धता कराना पड़ेगा कम प्राइस पे और सेम प्राइस पे, ताकि उन लोग को भी, गरीब लोग भी क्या करें, जैसे गरीब लोग भी एसी में रह पाएँ, गरीब लोग भी जहाज़ में जा पाएँ, ठीक है नहीं। तो टिकटों का दाम, इन सब का, उनकी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी गरीब लोगों का, आम आदमी का, ताकि वो लोग भी क्या करें, अच्छा ज़िंदगी जी पाएँ। अच्छा ज़िंदगी जिएंगे तभी तो हर कोई जो है अच्छा लाइफ जिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, तभी तो ओवरऑल जो है पूरे देश का और पूरे बिहार राज्य का क्या होगा, विकास होगा। तो इस टाइप से नीति बनाना पड़ेगा सरकार को। तो हम लोगों ने जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6 जो है अध्याय 6 वैश्वीकरण वाला, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था, आर्थिक सुधार, मेनली तो 1991 वाला पढ़ना है। इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं थे, ये तीनों के बारे में पढ़ना है, मीनिंग, ठीक है। वैश्वीकरण का अंग, वैश्वीकरण के प्रभावी बनाने वाले कारक पढ़ने थे। वैश्वीकरण क्यों चाहिए भारत में, वो पढ़ना था। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पढ़ा हमने, और वैश्वीकरण का आम आदमी पे भी सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब लाभ और नुकसान दोनों हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है जी। और ये सारे शॉर्ट समरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, बुरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव आम आदमी पे, और बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, और पूरे विश्व में आवश्यकताएं क्यों है वैश्वीकरण का, और तकनीकी तांत्रिक प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव बनाने वाले क्या कारक हैं, इसके क्या प्रमुख अंग है, 2 प्रमुख अंग हैं, तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह, उसके अलावा वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने के कारक है तकनीकी प्रगति में परिवर्तन, उदारीवाद नीतियाँ और प्रतिस्पर्धा, ये सारे हैं। इसके अलावा जो है आपका क्या है, वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, तो भैया नए बाजार तक पहुंचना है, प्रतियोगिता
कंपटीशन, उत्पादन को बढ़ाना, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सब इसके कारण है बिहार में। ठीक है जी, बिहार में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये भी हमने पढ़ा। दोबारा से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, और कुछ नहीं है। कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्यात में बढ़ा है, सारा रोजगार का अवसर प्रदान, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, बीमा कंपनियां आई हैं, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं का उपलब्धता हुई है। नकारात्मक क्या है, कृषि पर थोड़ा सा गड़बड़ प्रभाव पड़ा है, कुटीर और लघु उद्योग में भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, रोजगार में विपरीत प्रभाव पड़ा, आधारभूत संरचना में भी कमी आई है। फिर है क्या, आपके आम आदमी का कुछ कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा है आम आदमी पे। वैश्वीकरण का क्या क्या, रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, न्यू आधुनिक तकनीकों का उपलब्धता बढ़ गया है आम आदमी के लिए। आजकल कॉल, जूम कॉल, वीडियो कॉल ये सब कर पाते हैं वैश्वीकरण के कारण। उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता भी बढ़ी है। नकारात्मक बुरा प्रभाव में बहुत सारे प्रभाव में बुरा, तो इसके बुरा ज़्यादा है। ठीक है, श्रम संगठनों का बुरा प्रभाव पड़ा है, कृषि ग्रामीण क्षेत्रों पे संकट आ गई, मध्यम और छोटे उद्योगों का बंद हो गया, ये सब इसमें पढ़ना था। फिर WTO के बारे में पूछेगा, जिनेवा में इसका क्या है, जिनेवा में इसका क्या है, जो आपका जो है 1995 में इसका WTO का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। 149 देश अभी तक क्या है इसके मेंबर्स हैं। ठीक है जी, और जिनेवा में क्या है इसका, जिनेवा में इसका मेन हेड ऑफिस है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। फिर उसका लास्ट चैप्टर आपका रह जाएगा उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षक, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, इसका एक एक्ट भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और कोपरा इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, कोपरा संक्षेप में। ठीक है जी, तो ये वाला चैप्टर्स हम लोग, ये वाला अध्याय नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस वाले अध्याय के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।